Hello and welcome to another episode of West Barlas podcast. You're watching the Founder series. आज मेरे साथ फाइनेंस के बेताज बादशाह हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मिस्टर टेराडेटा में काम कर चुके हैं. ही इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ Sarmaya.pk, मिस्टर लाइक अहमद. अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू डूइंग? Just welcome. Thank you for inviting me, Wes bhai. नहीं, ऑफ कोर्स हैव टू. आप आए हैं तो कुछ चार चांद लगे. आज कोई इंटेलिजेंट बातें होंगी हमारी पॉडकास्ट के ऊपर. सुनाए, हाउ इज इट गोइंग राइट नाउ? Yeah, all good. I think आपके साथ तो माशाल्लाह मेरी अपनी जो IT की कंपनी का स्टार्ट था, we started off with sort of a partnership with the local companies और एक RFP में भी हम साथ थे. बिल्कुल बिल्कुल. But it all started, I think, post Teradata जो एक जर्नी थी. I never ever thought कि मैं कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चला रहूंगा. Right. I always wanted to do something in the IT industry, IT services side पे, and that's where the journey started. After Teradata, I think I opened my own company, ABC Data, and the whole idea back then was कि मैं एक दो कई मोटिवेशनल वीडियोस आ गई थी YouTube पे जब मैं Teradata में था कि always try to do something in the same field. हमारा आपका ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि 5 से 10 साल बाद अगर आप उसमें इतनी महारत रख लेते हैं तो आपको फिर अपनी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए. And that's where it all clicked. Once I was doing the last project with Teradata, during that particular time मेरा ऑस्ट्रेलिया का PR लग चुका था, so I was all set to basically move to Australia. लेकिन वो मेरी my wife was expecting, माशाल्लाह हम twins expect कर रहे थे. So all of a sudden the plan was कि क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जाके काम करूँगा कि बच्चे संभालूंगा. So it's always very difficult कि वो करूँ. And that's when I thought कि क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया तो जाना ही है, so why not give it a try कि as a startup IT कंपनी में अगर मैं खुद करता हूँ, चलो 6 महीने क्या होगा, ज़्यादा नहीं चलेगा तो मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा. लेकिन आई वाज सरप्राइज कि पहले 6 महीने में माशाल्लाह काम इतना था IT सर्विसेज साइड पर. ये मैं बात करूँ प्री कोविड 2018 की, जब शायद स्टार्टअप करना इतना कूल नहीं था. बहुत ही VC फंडिंग भी काफ़ी अर्ली पे इतनी नहीं आ रही थी. But my motivation was not to basically go for the VC funding or something like that. It was always as a services company, how I can basically do something. So initially, even in Teradata, I got no sales experience. कोई sales का experience नहीं था. Even team को management का भी कोई experience नहीं था. मुझे अभी भी याद है, सिर्फ आखिरी 8 महीने थे जो मैंने एक jazz का project किया था. That particular project gave me a chance to lead a team. बहुत ही complicated project था मेरे ख्याल में जो हमने deliver किया. That particular thing और वो open source stack के ऊपर भी था, जिसके ऊपर बाद में हमने उसी project के ऊपर हमने RFP as a partner भी किया था different companies के साथ. But that gave me the courage कि यार ठीक है, ये एक नई फील्ड है, ग्रोइंग, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज उस टाइम पे थी. इवन RFPs बहुत ज़्यादा उस फील्ड में आ रही थी. सो व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, आई फोकस्ड ऑन द सेम टेक्नोलॉजी या टेक स्टैक जिसके ऊपर मैंने Teradata में काम किया था. सो इनिशियली सिंस आई वाज नॉट विद अ सेल्स बैकग्राउंड, और अभी तो मैं आजकल ये भी लोगों को कहता हूँ कि मैं बराए नाम ही टेक का बंदा हूँ. Since last 6 years or 7 years, never ever I've touched the coding side. Never ever I did anything. अब सिर्फ डायरेक्शन सेट और उसकी तरफ होता है, और थोड़ी सी क्योंकि चीज़ों का पता है, मैं गाइडेंस टेक्निकली तो नहीं टीम को देता, लेकिन I just try to look at what is coming in the next few years and try to set the direction of the company कि यार हमने टेक्नोलॉजिकली इसको वो करना है. I think as a CEO and founder हमारा रोल भी तकरीबन इस तरह का होता है कि विजन एक तो देनी है. Can't really get into the operation side of things. भी खाली जाके operations का करना है, but technically चाहे आपको आता भी हो, you just have to trust the team. कि वो जो काम करेंगे वो अच्छा करेंगे. और मेरे ख्याल में ये जो लोग स्टार्टअप पे आना भी चाह रहे हैं, प्राइमरीली सेल्स वाले बंदे शायद इसीलिए नहीं आते कि उनको टेक का नहीं पता. टेक वाले शायद इसीलिए नहीं आते कि उनको सेल्स का नहीं पता. लेकिन एक्चुअली जब आप आ जाते हैं, सो आप वो नहीं कर रहे होते जिसका आपका बैकग्राउंड होता है. वो सिर्फ आपको लीड करता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी कि अपने इस साइड पे जाना है. मैं जैसे कह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल आज तक मैंने शायद SQL की कोई क्वेरी लिखी हो, या मैंने कोई क्रिएट टेबल किया हो, या मैंने कोई टेक्निकली कोई भी काम किया हो. आई जस्ट लुक एट द थिंग्स. और मेरे ख्याल में क्योंकि जब आप टीम बिल्डिंग की बात कर रहे थे, यू नीड टू ट्रस्ट द टीम एज वेल. इट्स नॉट के लोग मिस्टेक नहीं करेंगे.
but those mistakes will help them to understand कि ये चीज़ उन्होंने बाद में नहीं करनी. And as a leader, I think you need to trust the team and make sure कि once they make the mistake, they end up learning from the mistake and future में वो repeat ना करें. That's it. And everything rest is basically banked on the team. आप अकेले नहीं इतना आगे तक जा सकते जितना आप ज्यादातर टेक्निकली लोगों को लगता है कि जब तक मैं खुद नहीं बैठूंगा, कोड नहीं लिखूंगा, देन यू आर जस्ट स्टक इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आप कभी भी उसको ना मार्केट कर सकते हैं, ना फिर आप मासेस में ले जा सकते हैं. और फिर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अब माशाल्लाह आपकी टीम जिस तरह ग्रो हो रही होती है, उसकी सैलरी आपने प्रोसेस करनी होती है, उनके घर आपकी वजह से चल रहे हैं. एंड दिस इज एन एडेड प्रेशर एज वेल, और एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एज ए लीडर यू नीड टू बेसिकली मेक श्योर कि सब आपके साथ होकर चल रहे हैं. एंड दैट्स इट. आई थिंक ज्यादातर लोग जो मिस्टेक करते हैं स्टार्टअप की साइड पे, दे एंड अप टू मच माइक्रो मैनेजमेंट में चले जाते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल एज ए माइक्रो मैनेजमेंट इज द सोल्यूशन. अगर आपने कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना, यू नीड टू ट्रस्ट द टीम. So let me unpackage like Ahmed as a person. So where did it start? कि भाई आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी, और फिर उसके बाद how did you get into your first job? क्या पढ़ा आपने? स्कूलिंग मेरी एबटाबाद से थी. पिप्स से मैं बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में रहा था. मैं पिप्स में था, पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में था. लेकिन आफ्टर मैट्रिक मैं अपने घर वालों के पीछे था कि यार कोई बोर्डिंग में इतने कोई वो नहीं होता कि हम कोई पढ़ लिख जाते हैं. आई थिंक घर इज द राइट वे ऑफ गेटिंग द एजुकेशन. तो मैं मैट्रिक के बाद निकल गया था. हालांकि लोग मैट्रिक के बाद एबटाबाद वाली साइड पे ज्यादा आते हैं. आई देन शिफ्टेड टू मुजफ्फराबाद. हम वैसे कश्मीर साइड से ही हैं. जो मेरे नाना और दादा हैं वो बेसिकली अदर साइड ऑफ कश्मीर से. मेरी नानी और दादी हैं वो दिस साइड ऑफ कश्मीर से हैं. सो वी डू हैव स्टिल रिलेटिव्स इन श्रीनगर, बारामूला. उससे कनेक्शन भी है. मेरी अम्मी के मेरी मामू गए हैं, मेरी खाला गई है, मेरी फूफो गई है. हमारा तो क्योंकि सेकंड जनरेशन आ जाता है तो उतना कनेक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल फेसबुक और व्हाट्सएप इसका कनेक्टिविटी तो है अभी भी. After FSC I did my graduation from NUST. IT के अंदर किया हुआ था. एंड आई थिंक जब हम 2005 में थे, ये 2005 की मैं कह रहा हूँ, Teradata was the top most कंपनी जहाँ पे सबकी प्रेफरेंस थी. के बजाय मैं पहले 2 टर्म में तो नहीं गया, लेकिन तीसरे टर्म में 2008 में मुझे चांस मिला. अभी GDC में गए थे या? मैं GDC में गया. और आई थिंक जब GDC में नहीं था, हेड नहीं था. नहीं हारून नहीं था. आई थिंक उस वक्त फैसल खालिक साहब थे, और फिर IBM में चले गए थे. उस वक्त इनिशियली ही पहला ही था मैनेज सर्विसेज का डिपार्टमेंट आया था. सो सॉर्ट ऑफ पीपल वर थिंकिंग मैनेज सर्विसेज में काम तो कुछ होता नहीं है, बस सर्विसेज की ऑपरेशनल साइड देखनी होती है. सो आई एंडेड अप गेटिंग द अपॉर्चुनिटी इन द मैनेज सर्विसेज. मैंने कहा नहीं यार, मैंने नहीं देखना. मेरा क्योंकि एसक्यूएल थोड़ा स्ट्रांग होता था, तो मुझे एसक्यूएल पे ज्यादा मजा भी आता था काम करते हुए. डेवलपमेंट साइड मुझे कोई कभी इतनी वो नहीं की. बट that particular department end up getting into very good sort of projects as well. For example, terabytes or petabytes of data you need to optimize. Post प्रोडक्शन के ऊपर आपने कुछ चीजें करनी है. एंड देन एक Teradata का जो एडिड बेनिफिट था GDC में रहने का, वो इंटरनेशनल कस्टमर के साथ काम करना, गुरो के साथ काम करना. और वो जो एक्सपोजर था, आई डोंट थिंक, मैं आज भी बहुत बड़ा क्रेडिट Teradata को देता हूँ, जो मैं स्टार्टअप में भी इधर तक आ गया हूँ. क्योंकि जो चीजें Teradata में हमने सीखी थी, आई थिंक दैट रियली हेल्प अस इन द स्टार्टअप एज वेल. और काफी ज्यादा मैं जो नए लोग होते हैं वो जब बगैर किसी एक्सपीरियंस के आ जाते हैं, दो it seems like a very cool thing to do a startup, but it's very difficult to basically execute. जो आपका एक्सपीरियंस है in your profession, I would strongly recommend कि यार 4 से 5 साल आप इंडस्ट्री में लगाएं तो अंडरस्टैंड कि चीजें चलती कैसी है. क्योंकि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ आपने पैसे कैसे कमाने, बट एक्चुअली अपने टीम को साथ लेके कैसे चलना है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, आपको कल्चर कैसा चाहिए. ये सारी चीजें मैं शायद Teradata में सीखी है. क्या चीजें मैं अपने स्टार्टअप में चाह रहा हूँ कि यार वो चीजें इनहेरिट करके मैं अपने उस पर भी डिप्लॉय करूँ. सो इवन ड्यूरिंग द कोविड एज वेल, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस IT का था, आई न्यू कि यार ये वाला टाइम है जब बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस कि वी कैन मेक समथिंग व्हिच इज डिफरेंट. एंड दैट्स वेयर Surmayda.pk वाज बेसिकली ओरिजिनली. बहुत ही हम कोविड के अंदर बड़े एग्रेसिवली Surmayda.pk की डेवलपमेंट में हम as I see it, आपकी डिग्री भी कंप्यूटर साइंस में थी? कंप्यूटर साइंस थी. तो कंप्यूटर साइंस से अब फाइनेंस के अंदर कंप्लीट शिफ्ट मार दिया. तो वाज दैट इंटरेस्ट या फिर अपने हालात थे, हालात और वाकयात ने सिखाया काफी. आई थिंक अगर मैं अपनी जर्नी को करूं, जबकि मैंने स्टार्ट IT सर्विसेज में किया था, वन थिंग आई
You still do that? You don't do that anymore? अब तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। तो इतना प्रोडक्ट ही इतना माशाल्लाह वो थोड़ा सा उसका स्कोप बढ़ चुका है कि टाइम ही नहीं मिलता टू बी ऑनेस्ट के हम उस पर कर सके। जब मैंने स्टार्ट किया था तब फोकस ही ये था कि यार सर्विसेज में करना, और माशाल्लाह बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए, काफी लुक्रेटिव प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर किए। और अगर आप कोई मेरे से आज पूछे ना कि व्हाट इज द बिगेस्ट सेक्रीफाइस यू हैव डन, तो मेरी आईटी सर्विसेज को बैक में जाना ही मेरी सबसे बड़ी सेक्रीफाइस है, क्योंकि आई एम टू मच फोकस्ड, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मार्केट अभी कंपैरेटिवली छोटी है, लेकिन अभी हमने लास्ट 1 ईयर से देखा है ये कितना इम्पैक्टफुल है लोगों की जिंदगी के लिए। सो दैट्स वेयर आई एम फोकस के at least do something which is changing the lives of the people. It's not about making money. Making money is the secondary thing, and obviously once you create the value in anyone's life, so money is part of the deal जो आपको by product में मिल ही जाती है। So do you credit, एक चीज मैं लाजमी कहना चाहूँगा, जिस RFP की आप suggest वो बात करें, I won't like to name it, but I remember जब आप साथ गए थे हमारे उस मीटिंग में, तब जो अदर साइड वाले थे ना, क्या नाम, जो हमारे कस्टमर थे, उन्होंने कहा यार अब सही बंदा लेके आए हो कि अब जो है ना बिकॉज ऑफ योर एंडोर्समेंट यार ये बंदा जो इम्प्लीमेंटेशन करके दे सकता है, दे गिव अस मोर पॉइंट्स इन द आरएफपी। We didn't end up winning the RFP, but just because of your experience, they were there. That was not the only RFP. मैं फिर उसके बाद एक और टेलको की RFP भी मिल गया। And I knew कि इसमें एक वो मनी साइड का तो एलिमेंट था, and I knew कि हम इंशाल्लाह डिलीवर भी कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट कोविड ना everything changed. I think the way the business was delivered in the IT industry, it totally changed. The way जो हमारा की इंग्रेडिएंट है सर्विसेज में, वो एक आईटी का रिसोर्स है। जिस तरह की डिमांड क्रिएट हुई है और जिस तरह से लोगों ने फिर यहाँ से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, सो मेरी जैसी छोटी कंपनी जो कि हम कुछ करना चाह रहे थे, आई क्विकली न्यू कि यार ये दिस इज नॉट समथिंग विच इज सस्टेनेबल। वी ऑलवेज, और ये नहीं कि हमने कोई प्रोजेक्ट विन नहीं किए, वी वॉन द प्रोजेक्ट, वी डिलीवर द प्रोजेक्ट, बट देयर वाज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ थ्रेड कि आपको ना बंदा निकल जाएगा, प्रोजेक्ट निकल जाएगा ये, और फिर हमेशा वो सर्विसेज में क्या होता है ना, अगला प्रोजेक्ट क्या है, अगला प्रोजेक्ट क्या है। इट्स ऑलवेज अबाउट ये थोड़ा सा ना, कभी भी आप कोई सुकून में नहीं रहते उसमें। जो मैंने चीज भांप ली थी ड्यूरिंग द कोविड के यार वी नीड टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच कैन बेसिकली ग्रो एज वेल। इट्स नॉट अबाउट द सर्विसेज साइड, इट शुड बी द प्रोडक्ट। प्रॉब्लम क्या होती है कि सर्विसेज में द टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर एक बंदा काम कर रहा है, दैट इज योर मेन रिसोर्स जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं, but that particular person is always in the radar of some of the big organization. Once they take that particular chunk, then you are left with nothing. ठीक है, फिर ठीक है कंपनी का नाम है ये, फिर you again try to hunt anyone, फिर उसको लाना, फिर करना। जबकि जो मेरा फोकस था वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये था कि the product should be able to sell it, and the person sitting on the behind कोई इतना भी हमने एग्रेसिव उसमें नहीं होना, बट द आइडिया नीड टू सेल, एंड द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द आइडिया नीड टू बेसिकली मेक श्योर कि यार ये जो विजन है, आर वी एज ए डेवलपर अलाइन्ड टू दिस विजन और नॉट। अगर आप दोनों चीजों को सिंक कर लेते हैं, दैट मीन्स कि फिर आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ टीम मिल जाती है जिसपे आप फोकस प्रोडक्ट या प्रॉब्लम पे रहते हैं, एंड द टीम इज बेसिकली ऑन इट टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर थिंग। और आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग मेरी जो रिटेंशन पीरियड थी वो काफी इंक्रीज हो गई है। और अब माशाल्लाह जब मैं लोगों के भले की बात कर रहा हूँ तो वो लोग अपने पहले आते हैं कि मैं एम्प्लॉइज को पहले कहता हूँ यार तुम करो क्योंकि इसका इम्पैक्ट है, और जब वो खुद करते हैं तो उनको वैल्यू नजर आती है, तो फिर वो अपने फैमिली मेंबर्स या अपने दोस्त या फिर पाकिस्तान के एंगल से देखते हैं, तब उनको समझ आती है कितना बड़ा प्रोडक्ट। सो व्हाइल यू वर इन टेराडेटा या फिर जब भी आपकी चीजें चल रही थी टेक वाली साइड पे भी, डिड यू यूज्ड टू इन्वेस्ट देन एज वेल? यस, अब तब से इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था, लेकिन वो आम लोगों की तरह ही था कि ऊपर जा रही है तो वो उसके अंदर पोर्टफोलियो क्या था आपका? जी, तो उस वक्त जो स्टार्ट मैंने किया था, अगर 2015-16 में ना मुझे एक्सीडेंटली इन्वेस्टमेंट पे मैं आया था। मुझे मेरे दोस्त ही एजाज भी, उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये म्यूचुअल फंड पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना तो गवर्नमेंट की तरफ से 20% का रीबेट है। सो अवर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड वाज नॉट कि हमने पैसे बनाने हैं, अवर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड वाज कि यार रीबेट कितना मिलेगा। फॉर एग्जांपल 100K की सैलरी है तो 8,000 रुपया रीबेट मिलता है, 16-17,000 का आपको कैशबैक मिलता था। तो पहले तो एंट्री मैंने वहीं से ली। जब मैंने एंट्री वहां से ली ना तो मुझे अभी भी याद है मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 1 लाख रुपए हाई रिस्क क्या होता है कोई पता नहीं था, 2 लाख रुपए लो रिस्क में इन्वेस्ट किए। अच्छा, मैंने 3 महीने में देखा कि जो 1 लाख रुपया था वो 27,000 रुपया बन गया, और जो 2 लाख किए थे वो 2-3 हज़ार भी नहीं हुए। तो मैं क्यूरियोसिटी ये मेरी बढ़ी कि यार वो हाई रिस्क वाले में क्यों इतना प्रॉफिट हो गया ना। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 की।
तो फिर मुझे समझ आया यार कि उन्होंने स्टॉक मार्केट पे तो वहां से मुझे स्टॉक मार्केट, मैंने कहा अगर ये लोग म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक मार्केट पे 3 महीने में 25% बना रहे हैं, इसका तो मतलब है मुझे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। तो मैंने स्टॉक मार्केट, अभी भी याद है, वो कोई 17 पेजेस में साइन किए, 3 हफ्ते लगाए, मैं जाके अकाउंट ओपन किया। एंड देन अभी भी यही प्रॉब्लम नहीं, अभी काफी इजी हो गया। अच्छा, अब तो 2 दिन अभी बहुत इजी हो गया। अब कोई बंदा अगर नहीं कर रहा ना, वो अपनी नेग्लिजेंस है, अपना लेजीपन है, सिस्टम को नहीं कह सकते। बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। मैंने तो यूट्यूब पे 2 वीडियोस बनाई हुई है यार। लिटरली इट टुक मी 15 मिनट्स टू ओपन एन अकाउंट, 5 मिनट्स टू ओपन ए म्यूचुअल फंड अकाउंट। और वो वीडियोस पे मैंने टिकट लगा के गया यार, देखो मैं 5 मिनट में मैंने अकाउंट खोला, और मैंने अकाउंट खोला उस वक्त, तो वो बंद भी गया था। खैर आइडिया ये था कि जब फिर मैंने स्टॉक मार्केट में खोला, अब मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने 2 कंपनीज में लिया। एक को मैंने वॉच लिस्ट में डाला, फॉर एग्जांपल सुई नॉर्दर्न गैस था, जिसको मैंने वॉच लिस्ट में डाला कि ये 40 से 60 पे गया, जो ये 50 समथिंग पे आएगा तो दोबारा ये हमारे तो ये ब्लू चिप्स यही है। है, लेकिन अब हमें तो नहीं पता ना, हम तो ऊपर जाती हुई चीज को देख रहे होते हैं कि ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं शेयर ले लूंगा। मुझे अभी भी याद है, मैं जिम जा रहा हूँ तो 60 से 65 हो गया, फिर मैं ऑफिस में बैठा हूँ अगले दिन 65 से 70। मैं कह रहा हूँ अब मैंने बाय नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ रडार पे रखा। करते 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 वही सुई नॉर्दर्न गैस 6 से 7 महीने में 180 रुपए का हो गया। और मैं हमेशा ये कहता था यार, ये मैंने क्यों नहीं लिया, ये मैंने क्यों नहीं लिया। एंड ऑलवेज द होल फोकस, हालांकि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट भी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, लाख रुपया शायद मैंने किया था, लेकिन वो पूरा जो फोकस था वो उस छोटी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। वो क्या था, टिल 17-18 ऑब्वियसली नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई, स्टॉक मार्केट नीचे होगी, फिर सीपैक के बड़ा था, वो उस तरह से प्ले आउट नहीं हुआ। मेरी हमेशा इन्वेस्टमेंट 5-6 लाख रुपए से, इस तरह मतलब नहीं कि मैं पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन मुझे पता था, मुझे पता ही नहीं है तो मैं ज्यादा रिस्क लूं, और उसको रिस्क ही समझता था कि ये रिस्की है। देखो अभी मैंने ज्यादा किए होते तो मेरे 25-30% अगर ज्यादा पैसा पे तो कितना लॉस होता। सो टिल द टाइम जब टेडेटा से मैंने रिजाइन किया और मुझे TADA मिला, तो मुझे ये पता था कि ये मैंने स्टॉक मार्केट पे नहीं लगाने। मैं अपना स्टार्टअप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था, अब मैं प्लान बी की तलाश में था। प्लान बी क्या है कि अगर स्टार्टअप ना चला, जो कि स्टार्टअप सही चला था, मेरी सबसे बड़ी स्टुपिडिटी ये थी कि जो पैसे मेरे पास आए, rather than investing in my own startup, I basically partnered with some of the friends जिन्होंने सदर के अंदर एक रेस्टोरेंट खोल दिया। ठीक है, बिल्कुल। और हमें कहा कि गखड़ प्लाजा के सामने है, तो यहाँ पे तो रश ही होता है, ये रेस्टोरेंट में तो चलना ही है। और ये वो टाइम था जब नया पाकिस्तान बन रहा था 2018 में। एंड वी इन्वेस्टेड लाइक थिंक 4 लोगों ने 3 मिलियन से ऊपर की पर पर्सन की इन्वेस्टमेंट थी। एंड द होल आइडिया वाज कि होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर या 1 साल बाद ये एटलीस्ट हम इतना रेवेन्यू दे देगा कि हमारे घर के अखराजात वगैरह चल पड़े। और वो मेरा एक किस्म का सही डिसीजन नहीं था। आई थिंक जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, पीछे जाता हूँ, और वो सारी चीजें जो आपके लॉसेस होते हैं ना, वो आपकी पार्ट ऑफ द लर्निंग होते हैं। दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिडंट इवन लास्ट 9 months, डिडंट इवन लास्ट एन ईयर। ठीक है, पहले 3 महीने नॉट ए रनिंग बिजनेस। स्टार्ट में हमने बस एक फ्रेंचाइज ली, किसी से फ्रेंचाइज की कॉस्ट थी तो 2.5 मिलियन। So we bought a place जहां पे एक फ्रेंचाइज हमने ली और उसको हमने ओपन किया। ठीक है ना, दुकान का हम रेंट दे रहे थे, दुकान हमारी अपनी नहीं थी, रेंटल इन्वेस्टमेंट वाज इन द बिजनेस। हाँ ठीक है। और सही, एक साइड पे आपकी एक स्टार्टअप था, एक साइड पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स थी, और एक साइड पे एक बिजनेस था। हाँ ओके। सो अब क्या हुआ कि जब मैंने दोस्तों के साथ मिलकर वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो उसमें क्या हुआ कि तीसरे महीने में हम थोड़ा सा ब्रेक इवन हुए, चौथे महीने में थोड़ा सा शॉर्टफॉल हुआ, 10,000 रुपये सबने डाल दिए। 5वें महीने में थोड़ा शॉर्टफॉल बढ़ गया तो 20,000 डाल दिए। चौथे, 5वें, 6ठे महीने के अंदर कोई 70,000 का शॉर्ट पर पर्सन का शॉर्टफॉल क्या मैंने कहा यार ये कैसी इन्वेस्टमेंट है ना, 3 मिलियन भी लगाए, रादर देन के बिजनेस हमें दे, हम उल्टा लोगों की सैलरियां ये वो। फिर मुझे याद है कि टेलीनॉर का RFP के लिए मैं थाईलैंड गया हुआ था, जिस तरह जैस के RFP में हम इधर थे, और हम बैठे हुए हैं पता नहीं $1 मिलियन से ऊपर की RFP पे पिच कर रहे हैं, और मैं बैठा हुआ रेस्टोरेंट का देख रहा हूँ कि मैनेजर ने टांगे ऊपर की हुई है, कस्टमर आया हुआ है, उसको एंटरटेन कर नहीं रहा। मुझे एक दफा याद है कि मैं खुद, क्योंकि हमने पार्टनर्स थे तो हमने इंटरनली डील की थी कि यार अगर हमारा कोई गेस्ट आएगा ना, हम 20% का डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन हम पे अपनी जेब से करेंगे ताकि कोई मिस यूज ना हो। मुझे अभी भी याद है, एक दफा मैंने सदर के अंदर किसी को बुलाया, कोई बिजनेस डील मेरी स्टार्टअप की होती, मैंने कहा उधर आ जाओ चाय शाय पी के ना, और मैंने 1,200 रुपए का बिल दिया। ठीक है, पॉज वाली साइड में ही देखता था कि कितनी सेल्स वगैरह हुई है। तो मैं रात को बैठा हुआ था, मैंने देखा यार आज के दिन सेल्स कितनी है, थोड़ी सी मुझे सेल्स डाउन लगी। मैंने कहा अच्छा ये 12 बजे तक कितनी सेल हुई, 0 सेल्स हुई थी, ताकि 3 कस्टमर बैठे हुए थे, उनमें से मैं एक था।
मैं कहा जीरो सेल कैसी हुई ना, 11 बजे तो मैं बैठा हुआ था। फिर मैं जाके गया, मैंने कहा उसने तो सेल ही नहीं रिकॉर्ड की। फिर मैं सीसीटीवी में गया तो उसने पंच ही नहीं किया हुआ। सो इस तरह की एज एन ओनर जब मैंने अपनी जेब से पैसे दिए वो पंच नहीं हो रहे हैं, तो जब एक आम कस्टमर देगा तो कैसे होगा। खैर इवेंचुअली वंस आई केम बैक फ्रॉम थाईलैंड का प्रोजेक्ट, तो मैंने यही सोचा यार ये तो उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। सो वी ऑल सैट डाउन एंड वी बेसिकली इवन विद इन द फर्स्ट 9 months हमने अपने उस पूरे रेस्टोरेंट को क्लोज किया। 100% मैंने अपना लॉस बुक किया। कुछ कुर्सियों पे पैसे शायद मिले होंगे। वहां से मुझे एक चीज समझ आई इकोनॉमी की, ऑन द ग्राउंड क्या होता है। जब आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे होते हैं तो लोगों की कीमतें खरीद जो होती है वो नीचे जाती है। जो हमें लगता है कि यार लोग अभी रेस्टोरेंट में आएंगे, लोग जब अपना पैसा नहीं निकालते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो अपनी फूड पे भी कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फूड बिजनेस भी डाउन जाता है। और वो टाइम था जिसमें मुझे समझ आई कि रियल टाइम पे एक फिजिकल बिजनेस पे कितना मुश्किल काम है to convert into a profitable business. This is 2016? 2018-19 जब वो PTI का पहला साल था। वो अभी भी याद है कि IMF के पास जाना है नहीं जाना, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, डॉलर रेट और एक दफा ही 105 से 144 पे चला गया, इंटरेस्ट रेट पीक पे जा रहे थे और डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई थी। फिर हमने जब इंटरेस्ट रेट ऊपर गए तो लोगों की वो टेक होम सैलरी वगैरह कम हुई और वो फिजिकल बिजनेस में हमें काफी फर्क पड़ा। तो वहां पे जब वो लॉस हुआ ना, दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि यार अब क्या तरीका है ना कि पैसिवली मैं पैसे कैसे जनरेट करूं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे होते भी हैं फिजिकल बिजनेस से, तो मुझे समझ आ गई थी कि नहीं होते। एंड सिंस आई स्टार्टेड माय ओन स्टार्टअप एज वेल, तो एक जो मोटिवेशन थी उस वक्त वो ये थी कि यार मुझे अपने स्टार्टअप का नहीं पता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लोज क्या होते हैं। सो आई टूक ए ट्रेनिंग, अमार यासीन वो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेनिंग कराते हैं। एंड द होल आइडिया ऑफ टेकिंग दैट ट्रेनिंग वाज कि ये मेरे अपने स्टार्टअप की जर्नी में किस तरह हेल्प करेगी। आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे फाइनेंशियल्स इन कंट्रोल हैं, मुझे समझ है कि मैंने पैसे को किस तरह कैश फ्लोज को मैनेज करना है। किस चीज की ट्रेनिंग थी? कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स, जिसपे आपको कंपनीज और उसके बारे में होता है। वेरी टेक्निकल या फिर कोई बंदा कर सकता है? बहुत ही इजी वे में। अभी भी दी गुड थिंग अबाउट दैट ट्रेनिंग, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं था, इसीलिए पूछ रहा हूं। आई एंडेड अप बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म आफ्टर टेकिंग द ट्रेनिंग। जैसे मुझे चीजें समझ आई कि मैं सोचता था कि यार 5 साल पहले मैंने ये गलतियां की थी स्टॉक मार्केट के अंदर, मुझे यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था, मुझे इस एसेट क्लास में रहना चाहिए था। फिर जब मेरे पास पैसे आए, मुझे फिजिकल बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, मुझे तो एक्चुअली यहाँ पे कंपनीज में एक्सपोजर लेना चाहिए था। तो वो जो जर्नी थी ना आफ्टर टेकिंग दैट ट्रेनिंग, दैट बेसिकली लीड टू Sarmaya.pk व्हिच इज राइट नाउ व्हाटएवर इट इज टुडे। कि जब मैं उस ट्रेनिंग में चीजें सीखता गया, फिर मैं अपनी गलतियों को सुधारता गया। अपनी गलतियों के मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट फिर उस ट्रेनिंग के बाद अपनी स्टार्ट की, देयर वर मल्टीपल कंपनीज। जब वो कोविड के बाद के एकदम रिटर्न आया ना, तो वो जो रेस्टोरेंट वाले पार्टनर भी थे, मैं उनको बता रहा था यार मैं 20% ऑफ द लॉस बुक कर चुका हूँ। मुझे प्रॉफिट जो स्टॉक मार्केट में हुआ है, जो 20% ऑफ द लॉस था मैं रिकवर हो चुका हूँ। 40% ऑफ द लॉस में यहाँ से रिकवर कर चुका हूँ। 70% का लॉस में, और मैं 1-2 साल की बात बता रहा हूँ उस वक्त। फिर एक टाइम और एक टाइम ऐसा है जब उसको मैंने कहा यार 100% ऑफ द लॉस आई फुली रिकवर्ड फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। और मैं 2020-21 की बात कर रहा हूँ जब वो कर रहा हूँ। और मैंने फिर जब चीजें समझी कि यार ये तो पैसा बनाने का इससे तो बेहतर तरीका ही कोई नहीं है, तो हमने क्या किया कि फिर जब हमारे पास भी एज ए कंपनी जब हम प्रोजेक्ट करते थे, बनाते थे, वी इंश्योर्ड कि हमारा कोई भी पैसा बैंक में नहीं होना चाहिए। वी ऑलवेज कीप इट इन्वेस्टेड। ठीक है, मैं 2020-21 से बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ हमारी आईटी कंपनी एबीसी डाटा में भी नहीं था, हमारी Sarmaya.pk में भी था। फिर वी इवेंचुअली एंडेड अप फोकसिंग फुली ऑन Sarmaya.pk पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड से पहले के जो थे आईटी फोकस ज्यादा था। ड्यूरिंग द कोविड समहाउ थोड़ा दुनिया भी 6 महीने जरा सुकून में हुई, तो द पीपल हु आर वर्किंग विद अस वर मोर अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट। एंड आई बेसिकली टोल्ड एवरीवन कि यार ये Sarmaya.pk को ना थोड़ा स्केलेबल करना है, मॉडर्नाइज करना है, वेबसाइट को बेहतर करना है। और फिर ये सारी चीजें उसके बाद हमने इस पे फोकस किया। ठीक है। एंड देन दैट्स हाउ यू गॉट इनटू Sarmaya। सो Sarmaya वाली साइट के ऊपर जो आपने कहा प्रोडक्ट बनाना है, और वो प्रोडक्ट के अंदर जो है बिकॉज यू हैड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट की आपकी जो नॉलेज थी, तो फिर यू वेंट इनटू फाइनेंस वाली साइड के ऊपर। तो Sarmaya एग्जैक्टली जो है अभी लोगों को क्या प्रोवाइड करे? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ब्रोकर? So we are not broker first of all. I think we focused on what the problem is. अभी तो फिर थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस बढ़ गई है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक एक बहुत ही इजी वे था अंडरस्टैंडिंग का कि यार यहाँ पे तो लॉसेज ही होते हैं। कुछ बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो कि वेल्स कहते हैं, जो कि मनूवर करती है मार्केट को। मार्केट बस 1-2 कंपनीज या उसमें होता है।
एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो यही है। हाँ, और जब मैं प्लेटफॉर्म बना रहा था ना, मैं तो जूम आउट करके देखा, मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये ऐसी कंपनियां जो कि 10 साल पहले 20 साल पहले 1 लाख रुपया 3 करोड़ रुपया बन गया है, 50,000 रुपया 25 लाख रुपया बन गया है, 1 लाख रुपए के ऊपर 50 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया। मैंने कहा ये तो इंसेन रिटर्न है ना, ये तो एक आम बंदे को शायद हमने एजुकेट ही इस तरह नहीं किया कि हम जूम इन करके देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल इवेंट हुआ, स्टॉक मार्केट नीचे चली गई एंड एवरीवन कम देखा, मैंने कहा था स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। कोई और इवेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल मुशर्रफ साहब ने लॉयर के साथ कुछ किया, स्टॉक मार्केट नीचे चलेगी। बेनजीर की डेथ हुई, स्टॉक मार्केट नीचे चलेगी। इमरान खान एग्जिट हुए, स्टॉक मार्केट नीचे। सीपैक में नवाज शरीफ को, लेकिन कोई भी उसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखता। आज से 20 साल पहले 2000 पॉइंट्स के ऊपर थी स्टॉक मार्केट, आज 1,11,12,000 रुपए के ऊपर है। इसको आप इस तरह देख ले कि अगर आपके पास 2002 के अंदर 2000 रुपया था, आज वो 1,12,000 रुपया बन चुका है। और ये कितना हमारे 20 साल के अंदर, आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से निकला हो? ये नाजुक दौर के अंदर की परफॉर्मेंस है। बट ये लाइक भाई बताएं कि जैसे यूएस के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप इंडेक्स फंड्स के अंदर पैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप इंडेक्स फंड तो नहीं है कोई, यह है। अब तो बहुत इंप्रूवमेंट आ गई है, पहले नहीं था, अब ETFs आ गए। ETFs समहाउ पूरा इंडेक्स तो नहीं है, ETFs तो एक म्यूचुअल फंड ही हुआ ना। हाँ, ETF म्यूचुअल फंड हुआ, लेकिन एटलीस्ट एक डाइवर्सिटी, एक रिस्क अवेयरनेस या एक सॉर्ट ऑफ बना बनाया पोर्टफोलियो जहां पे आप स्टॉक मार्केट में रह के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF उसके लिए एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, एक फंड मैनेजर बैठा है, वो अपनी तरीके से मार्केट को एनालाइज करता है, वो एक अपनी बकेट बनाता है। पर वो बात वही आ गई जो आप पहले बता रहे थे, ETF आपने भी शुरू में जब म्यूचुअल फंड में लगाया तो फिर उसके बाद once you get into it then you realize कि ETF fund is making the most money और आपको जो है उसके ऊपर से कुछ एक चेंज मिल रहा है, राइट? एंड देन inevitably everybody just moves on to the stocks itself rather than into the ETFs. So अभी अगर आपने किसी भी पोर्टफोलियो को जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं, एक रैंडम क्वेश्चन है, उसके अंदर से आपका कितना पोर्टफोलियो जो है वो ETF वाली साइड पे होता है और कितना इंडिविजुअल स्टॉक्स पे होता है? अभी तो मुझे तो खैर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, मैं लेस ETF में हूँ, लेकिन जो बंदा बिल्कुल ब्रांड न्यू आ रहा है जिसको मार्केट का कुछ पता नहीं है, आई ऑलवेज रिकमेंड या तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू आना चाहिए या तो आपको ETF के थ्रू आना चाहिए टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग के काम करता है कैसे है, मार्केट चलती कैसे है। सो अगर आप बिल्कुल नए आ रहे हैं, until unless you understand the business कि आप क्यों कर रहे हैं, तो बेशक आप कंपनीज में डायरेक्टली कर दें। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो ETF is a good way and a safe way of entering, जिसमें रिस्क डाइवर्सिफिकेशन ज्यादातर मैंने देखा है। पीपल गेट एक्साइटेड कि मेरे पास 6 कंपनीज थी, एक में मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। मे बी वो एक कंपनी जो थी वो 5% ऑफ द पोर्टफोलियो थी, जो बड़ी वाला पोर्टफोलियो लोकेशन था वो नेगेटिव में जा रहा है। ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखना चाहिए आपको, इंडिविजुअल कंपनी या स्टॉक को नहीं देखना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो लेवल पे कितना रिटर्न आ रहा है। ये व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं ना, वो बता देते हैं जी आज देखो इतना मेरा प्रॉफिट हो गया है, लॉस तो दिखाते नहीं है। तो लॉस जब नहीं दिखाते तो ओवरऑल पोर्टफोलियो इतना नहीं गया होता जितना कि वो इंडिविजुअल स्टॉक को प्रमोट कर रहे थे टू सेल देयर सर्विसेज। और शुरू में अभी आपने जो बताया, would that qualify as your technical analysis और फिर उसके बाद you would have your fundamental analysis, right? इन दोनों में if you can break it down, फर्क क्या होता है exactly? बिल्कुल सही है। I think daunting होता है ना ऐसे नॉर्मल बंदे के लिए। देखिए, अगर आपके पास पैसे ज्यादा पड़े हुए हैं, so what you need to do, you need to understand कि कौन से एसेट क्लासेस हैं जिस पे मैं इन्वेस्ट करूंगा, जिससे मैं पैसिवली पैसा जनरेट कर सकूं। तो मेरे ख्याल में फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। मैं एज ए फुल टाइम प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास पैसे ज्यादा पड़े हुए हैं, आई डोंट वांट टू टेक लॉट ऑफ रिस्क, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें होती क्या हैं, ताकि मैं खुद अपना, और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ यार थोड़ी सी मेहनत आप कर लो, किसी और को पैसे देने के बजाय अपने आप की डिसीजन के थ्रू एक पोर्टफोलियो बनाना, बेशक उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, वो लर्निंग फेज है आपका, वो आप जब तक खुद नहीं करोगे आपको लर्न ही नहीं होगा। rather than try to look and to be smarter. So fundamentals आप क्या कहते हैं? Fundamentals are the numbers that you look at. Fundamental is about the macroeconomics of the country. It's not only about कि ये स्टॉक अच्छा है इधर कर दो. Maybe हालात जिस तरह पिछले 2 साल में खराब थे तो low risk mutual fund was the right avenue to invest. Maybe हालात अभी अच्छे हैं तो मुझे high risk mutual fund में ज्यादा invested होना चाहिए. Maybe मुझे stock market पे ज्यादा invest करना चाहिए. एक broader level के ऊपर आपका एक diverse portfolio होता है जिसमें stock market, mutual fund, even gold, maybe property as well. ये आपके एक पूरे portfolio का part बनना चाहिए. जो कि आपको ना हमेशा हमें क्या होता है वी ट्राई टू बी स्मार्टर देन एवरीवन एल्स. हमें लगता है कि नहीं यार ये कंपनी ना सबसे बेहतर रिटर्न देगी या ये एसेट क्लासेस मुझे बेहतर रिटर्न देगा, लेकिन एक्चुअली मेरे ख्याल में तो लोगों को डंप होना चाहिए. पोर्टफोलियो ऐसा बनाया जिसपे एसेट क्लासेस आपस में लड़ाइयां कर रहे हों कि नहीं
2 मुल्कों में जंग हो गई है तो गोल्ड ऊपर चला गया, मे भी स्टॉक मार्केट नीचे चलेगी, लेकिन नेट करके देखें आपका पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है। हालात खराब हो गए, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन लो रिस्क म्यूचुअल फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड आपको बेहतर परफॉर्म दे रहा है, ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है। हालात अच्छे हो गए हैं तो लो रिस्क म्यूचुअल फंड ने शायद कम रिटर्न दिया, गोल्ड भी कंपैरेटिवली उतना ही दे रही है। हेजिंग अगर हमें आती होती तो ये असल में ना लोगों को पता ही नहीं है ना, ये दीज आर ऑल द लिक्विड एसेट्स। हमने फोकस सरमाया.टीके पे लिक्विड एसेट्स को किया हुआ है कि वो ऐसे क्लासेस जहां पे आप क्विकली पैसे डालें और निकालें। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में ना ज्यादा पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, समहाउ लिक्विडिटी का इश्यू होता है, हम निकाल नहीं सकते, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल में लोगों को अगर सिंपल बेसिक आइडिया होता है ना कि कहाँ से पैसे वो डिपॉजिट कर सकते हैं, किस तरह विड्रॉ कर सकते हैं, और पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो। और अगेन हमें बचपन से नहीं सिखाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने मरते तब तक सीखना ही नहीं है। अगर हमें आज समझ आ गई है कि यार ये ऐसे क्लासेस एग्जिस्ट करते हैं, रादर देन कि मैं उसी नोशन के ऊपर जाऊं यार ये तो लॉस करते हैं, ये तो बेड़ा गर्क कर देते हैं, इनसे तो ये होता है, लोगों ने यहाँ से ही पैसे बनाए। ये मियां मंशा हो गया, ये आरिफ हबीब हो गए, ये सारे आपके स्टॉक मार्केट से पैसे लेकर उठे हैं। मुझसे अगर पूछें तो रादर देन स्टार्टिंग माय ओन रेस्टोरेंट बिजनेस, आई नीड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन जो कि शायद उसी बिजनेस में हो, या जिसको पैसा बनाने का तरीका पता हो। और जब उसको पैसे बनाने का तरीका है तो आई नीड टू ट्रस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन कि यार मेरे पैसे आप रख लें, आपको पता है कि ये किस तरह इनसे डील करना है। और मुझे अभी भी याद है जब हमने रेस्टोरेंट का बिजनेस किया था ना, जो लोकल का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, जब तक उसको पूरी चिकन की लेग पीस नहीं जाता था ना, वो हमेशा हमारे लिए एक थ्रेट ही होता था। क्यों होता था कि आपके बंदे ने ग्रीन टोपी नहीं पहनी, बंद करो जी ये, क्योंकि उसको चीज नहीं पहनती। बड़ा मुश्किल काम है ऑन द ग्राउंड चीजों को एग्जीक्यूट करना। अब ये जो बड़े बड़े नाम हैं, इनको कोई ना कोई असर रसूख भी होगा, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझते होंगे। और एक चीज जो समझ आनी चाहिए ना कि हमें लगता है कि अभी भी मैं 2-3 पोल्स मैंने किए थे कि अगर मेरे पास लाखों रुपए हो मैं क्या करूंगा, सब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हालांकि ये इतना इजी है कि एक ऐसा बंदा जिसको बिजनेस की नॉलेज है, सेंस है, वो आपके पैसे को बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है, रादर देन कि मैं खुद एक पूरी चीज समझूं, फ्रॉम स्क्रैच बिल्डअप करूं, फिर हम उसको लेके चलते हैं। So what you're saying is कि there's a difference between business and investments, right? And what you would recommend is, और आप अपना बिजनेस चला ही रहे हैं सरमाया, but essentially what you're promoting is to start doing investments, right? जी। Can you break it down a little as well कि जी अगर एक बिजनेस है तो उसके रिस्क क्या क्या होते हैं, और अगर एक इन्वेस्टमेंट है तो उसके क्या क्या रिस्क होते हैं? जी, बिजनेस तो जैसे मैंने कहा ना कि रेस्टोरेंट का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, हालांकि मैं आईटी भी कर रहा था। अब क्योंकि मेरा आईटी का बैकग्राउंड था, और ये ज्यादातर नॉर्मली यही होता है कि जो आईटी का बंदा है ना, उसको बिरयानी का वही नजर आता है, उसको शायद आईटी का कारोबार स्टार्ट करने का आइडिया ही नहीं आता। और नॉर्मली हर इंडस्ट्री में ही ऐसा होता है। बैंकिंग वाला बंदा बैठ के भी ना शायद बिरयानी का रेस्टोरेंट खोलेगा, वाली बात है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप बैठे हैं आपको उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है। जैसा मैंने पहले बात की ना कि मैंने जब एक वीडियो देखी तो उसमें मुझे यही समझ आया कि यार जिस चीज के अंदर आप 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, वो एरिया आपके लिए बहुत पोटेंशियल रखता है जिसपे आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। समहाउ पीपल डोंट बेसिकली फोकस ऑन 9 to 5 वाली जॉब के अंदर जो काम करें कि यार एक्चुअली मैं अगर इस यूनिवर्स से निकल के अपना ये काम करूं तो क्या इतना मैं कामयाब हो सकता हूँ। बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक अम्मा याद आ जाती है आपको जब तक आप पहला प्रॉफिट करते हैं, पहला रुपया किसी कस्टमर से लेना, उस रेवेन्यू को फिर अपने कॉस्ट को माइनस करना, फिर उस कॉस्ट के ऊपर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये हर एक की बस की बात नहीं है। और फिर उसके अंदर कोविड का आ जाना, बिजनेस का बंद हो जाना, फिर उसके बाद अपने एम्प्लॉइज को पैसे अपनी जेब से देना, ये हर बंदा नहीं कर सकता है। और हमारी जो डेफिनेशन होती है ना कि स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है और बिजनेस करना नॉन रिस्की है, ये ऐसी बात नहीं है। रिस्क इज देयर एवरीवेयर। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए रिस्क इज, जिस चीज का हमें पता ही नहीं है ना, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेरे से आप कहेंगे यार ये स्विच खराब है, इसको सही कर दो, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रिशियन तो ही नहीं, मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी का पता ही नहीं है कि वायरिंग कैसे होती है। लेकिन वही काम एक इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो उसी वक्त आके कर देगा। तो मेरे लिए वो रिस्की था, उसके लिए नहीं था। अब इलेक्ट्रिशियन से आप कहेंगे स्टॉक मार्केट में, वो तो कभी ना करे भाई, ये तो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, और मैं तो कर लूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया कि मैं इसके अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट ट्रस्ट का आ जाता है ना। सो रिस्क तो है ही है, बट रिस्क के साथ साथ फिर यू हैव टू ट्रस्ट द अदर पर्सन एज वेल। सो विल यू पार्क दैट ट्रस्ट एज रिस्क एज वेल? नहीं, मेरे ख्याल में उससे बेहतर है, अगर आपको बिजनेस की समझ नहीं है, डोंट इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द एसेट क्लासेस, ठीक है। मैं अभी तो पहले तो मैं कहता इन्वेस्ट कर दो, लेकिन अब मैं कहता हूँ नहीं यार, आपके पास पैसे हैं लेकिन आपके पास नॉलेज है वो नहीं है, तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी, ठीक है। यू नीड टू बेसिकली गेट द नॉलेज फर्स्ट एंड देन इन्वेस्ट। ये नहीं हो सकता
मैंने भी किया था ना, 4 साल बर्बाद किए, 3 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए किए। हर रोज बस ये ऐप खोल के देखता था, आज ऊपर गई है कि नीचे गई, आज ऊपर गई है। जब मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझा, पाकिस्तान को समझा, बिजनेस को समझा, किस तरह आईटी के लिए डॉलर को ऊपर जाना अच्छी चीज है, किस तरह हमारे सामने आईटी की कंपनियां कितनी ग्रो कर गई हैं, ठीक है। सो तब मुझे समझ आई यार कि रादर देन कि मैं अपने आईटी को इतना ग्रो करूं, क्यों ना मैं उस आईटी कंपनी में इन्वेस्ट कर लूं, क्यों ना उस आईटी कंपनी की ग्रोथ में मुझे प्रॉफिट हो। 200-300% प्रॉफिट करके बैठ गए हम सिर्फ इस नॉलेज के ऊपर कि यार आईटी कंपनी काम कैसे करती है। अब क्योंकि मुझे आईटी का पता था, so that was my edge to understand a company which is listed in stock market in an IT category, ठीक है। अब उस IT कैटेगरी के ऊपर मैं कहूँ नहीं यार ये 500 से ऊपर चली गई है तो महंगी है, 100 से या 10 से नीचे होती तो सस्ती है, तो वो मेरी अपनी नेग्लिजेंस है कि मैं उसको समझ ही नहीं सका कि 500 पे भी शायद 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ठीक है। सो मकसद ये बताने का कि हमें ना सबसे पहले नॉलेज लेना है कि ये एसेट क्लासेस या बिजनेसेस करते क्या है। वंस वी अंडरस्टैंड द बिजनेस, हमें ये समझ आ गई ये इस टाइम पे सस्ती है कि महंगी है। महंगी चीज बेशक अच्छे दाम पे मिल रही हो तो नहीं लेनी चाहिए, सस्ती चीज अच्छे दाम पे मिल रही हो तभी लेनी चाहिए, और यही स्टॉक मार्केट का बेनिफिट है। वाहिद जगह है जहां पे सेलर भी खुश है कि मैं सही टाइम पे सेल करके प्रॉफिट ले रहा हूँ, और एक बायर आके कह रहा है नहीं यार ये सही टाइम पे मुझे मिल रहा है, ये आगे जाके मुझे प्रॉफिट करेगी। इट्स ऑलवेज के कौन सा बंदा कितने टाइम फ्रेम के लिए देख रहा है, लॉन्गर द टाइम फ्रेम द बेटर रिटर्न्स यू गेट फ्रॉम द स्टॉक। अच्छा, सो स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की तो इट्स कंसीडर्ड टू बी वॉलेटाइल, ठीक है। पहले था तकरीबन क्या नाम है, कोविड से पहले तो मुझे काफी पता है देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स एज वेल, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बाहर से भी जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर आती थी। राइट नाउ इज दैट द केस? क्योंकि सो यूएस के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं या किसी और स्टॉक मार्केट से कंपेयर करते हैं तो दिस इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट वोलेटाइल, हेंस वोलेटिलिटी के ऊपर जो है ज्यादा छक्के के चांसेस होते हैं। So help me understand this as well. देखिए फ्रंटियर मार्केट या इमर्जिंग मार्केट्स ना हमेशा एक ऑब्वियसली डेवलप तो होती नहीं है, तो एक रिस्क एलिमेंट तो होता है। पाकिस्तान के केस में कंपनीज बहुत बेहतर है, कंपनीज इतनी बुरी नहीं है। दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, उस मुल्क को अगर आप कोई कंपनी कोई नीड को फुलफिल करिए तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 25 करोड़ अवाम को छोटी अवाम वो है, बड़े बड़े जो यूरोप के कंट्रीज हैं उससे 10 गुना बड़ी तो हमारी आबादी है, तो वी नीड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट इंटरनली, ठीक है। अब जो वॉलेटिलिटी है दिस कम्स एज पार्ट ऑफ जो गवर्नमेंट है वो बहुत वीक है हमारी, मतलब कि हम जब भी ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाते हैं, हमारा लेन देन डॉलर में होता ही नहीं, हम कभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहे ही नहीं, हमारे पास डॉलर ज्यादा होते नहीं है। इधर से थोड़ी सी एक्सपेंशन होती है, कुछ होती है, 4 मशीनरियां नहीं आती हैं, तो इधर से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वो हो जाता है। सो उसकी वजह से इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट भी पड़ता है। जब आपकी गवर्नमेंट वीक हो तो इन्वेस्टर तो देख रहा होता है ना आप कितने स्ट्रिक्ट हो। आप ये देखें 100 रुपए की बिजली ले रहे हैं आप और 30-40 रुपए की आवाम को दे रहे हैं इन द नेम ऑफ कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टीज के नारे होते थे ना, आपने कितने सब्सिडाइज कर करके कहाँ पे आपके, और पिछले 2 साल में फिर आपने वो सारा कुछ वहां पे पास किया जो कि शायद आप पिछले पता नहीं कितने सालों से कैरी कर रहे थे। यही चीज आप गैस में देखें, उसका इम्पैक्ट आपकी डॉलर रेट के ऊपर क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट आपके पेट्रोल की प्राइसेस पे क्या हुआ। एक आम बंदा आजकल बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए सेव करना कि उसके अखराजात बढ़ चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये पॉजिटिव चीज है। जो चीज गवर्नमेंट पहले सब्सिडाइज करती थी वो नहीं करती है। एक आम बंदा जो इन्वेस्टर देख रहा था, अच्छा पिछले साल पे गवर्नमेंट के मसले मसाइल थे, इस साल पे उसने आवाम को दे दिया, तो दैट मीन्स कि वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई है। वही स्टॉक मार्केट कहाँ से उठ के कहाँ चली गई है, ठीक है। और अभी भी मैं बताऊं जितनी अर्निंग्स, क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर कंपनीज डॉलर में डील कर रही होती हैं, 60 to 70% ऑफ द कंपनीज डॉलर ऊपर जाता है, उनकी अर्निंग भी ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि मैं पीएसओ से पेट्रोल ले रहा हूँ, पेट्रोल की रेट जो है 275 रुपए पे डॉलर है और 60-70 डॉलर पर बैरल आपको मिल रहा है। मल्टीप्लाई करके वो जो 70 रुपया मैं देता था, अब मैं 270 रुपया देता हूँ डॉलर पे। तो कंपनी के रेवेन्यू में रुपये में तो दे रहा हूँ, लेकिन डॉलर का इम्पैक्ट उसमें इंक्लूसिव है। तो जो सबसे बेहतर एसेट है आपको इन्फ्लेशन के ऊपर डॉलर के अगेंस्ट हेज करने के अगेंस्ट स्टॉक मार्केट है। हमें शॉर्ट टर्म पे स्टॉक मार्केट नीचे जाती हुई नजर आती है उस वक्त की डॉलर ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, लेकिन एक्चुअली कंपनीज के लिए वो पॉजिटिव है क्योंकि वो रेवेन्यू जो होता है वो उसमें एडजस्ट होकर उनको बेहतर ही मिल रहा होता है। तो जो हमें वॉलेटिलिटी लगती है वो अगर हमें समझ ही नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स काम कैसे करिए, तो वी डोंट एंड अप इन्वेस्टिंग इन द राइट एसेट क्लास। हमें हमेशा लगता है कि यार डॉलर जो है ना वो लेना सबसे अच्छा है। कितने लोगों ने 330 पे डॉलर लिया है, बेचारे 1.5 साल से फंस गए। कितने लोग हैं जो कि डॉलर बाहर बैठ गए थे कि यार मुल्क के तो हालात को पता नहीं है। कितने लोग हैं जो मैं सुनता था यार ये जून 2024 में डॉलर $450 का हो जाएगा। मैं यार इट डजंट मेक एनी सेंस कि
हम ऑलरेडी डिफॉल्ट के इतने करीब थे। ऑब्वियसली एक न्यूक्लियर कंट्री का डिफॉल्ट होना श्रीलंका के डिफॉल्ट से कहीं बड़ी न्यूज है। दुनिया के लिए भी इट्स नॉट फीजिबल कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, कहीं ना कहीं हमने। और फिर इस दफा जो मुझे लग रहा है ना कि पाकिस्तान के लिए बेहतर क्यों हुआ है कि हमें पैसे बहुत अजीज से मिले लोगों से, IMF से या किसी से भी, कि हमें अब समझ आ गई कि यार हमने खुद अपना किबला सीधा करना है। ये वो वाला टाइम नहीं है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मसला हो गया, ईरान के साथ कुछ चल रहा है तो चलो इनको डॉलर दे दो तो काम करा लो, निकल गई US आपकी अफगानिस्तान से। जियोपॉलिटिकली अब आपकी उतनी वो है ही नहीं जितनी से आपकी पहले होती थी। एंड दैट और अब मुझे थोड़ी शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पहले क्या होता था, हम स्टेबल होते थे, फिर एग्रेसिव ग्रोथ की तरफ जाते थे, फिर इकोनॉमिकली हम डिस्टेबलाइज होते थे, फिर डॉलर ऊपर नीचे जाता था। ये पहली दफा है कि हम इंटरेस्ट रेट भी तरीके से नीचे लेके जा रहे हैं, हम एग्रेसिवली एक्सपेंशन वगैरह को भी नहीं देख रहे हैं, हम बड़े कंट्रोल तरीके से ग्रोथ की तरफ भी जा रहे हैं। और जो डिस्कशन स्टार्ट हो रही है वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ है। ये बूम एंड बस्ट साइकिल में जो फंस जाते हैं कि जब भी बस्ट होता है फिर उसके बाद स्टेबलाइज होती है, फिर एकदम बूम की तरफ जाते हैं और फिर हम अपना उसी बस साइकिल में कहीं रह जाते हैं। कि इस दफा किस तरह हम अपने डॉलर रिजर्व्स को बेहतर करें, थोड़ी ग्रोथ भी करें, मे बी ग्रोथ 6 की जगह 3 to 4% ही हो, लेकिन आपकी जो डॉलर रिजर्व्स है वो बेहतर हो, ताकि आपका इम्पैक्ट जो है ना आम आवाम बेचारे पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है। हमें आप खुद देखें सैलरीड क्लास कितनी टैक्सेस दे रही है, आपकी डॉलर का रेट किधर है, आपकी बिजली की प्राइसेस किधर है, आपकी गैस की प्राइसेस किधर है। अगर हम फिर अगेन उस तरह की सब्सिडी देने पे आ गए तो अगेन बाद में नजला अवाम पे गुजरेगा। बेहतर है कि इस वक्त हम थोड़ा ये टफ टाइम से किसी तरह निकले और फिर हम ग्रोथ की तरफ आए, फिर हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ आए और एक सस्टेनेबल वे में हम एज ए कंट्री ग्रो की करें। तभी आपने एक बात की कि अब बड़े बड़े सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो कायबोर जो है वो नीचे आ रहा है। वो इज इट सिस्टमैटिक या फिर इट वाज इनएविटेबल? अभी 22% के ऊपर आप कायबोर ले गए हैं, फिर उसके बाद आपका पहले CPI या कोर CPI या कोई 30% पर बैठा हुआ था, वो ठक करके गिर के तक में आपको 7% 6% पे आता है। तो विद दिस गैप it was supposed to come down and narrow down to around 10%, या नहीं? देखिए हम इन्फ्लेशन को इतना पुश कर दिया था दीवार के साथ इकोनॉमी को कि अब उसे स्टेबलाइज करना ही करना था। हाँ देखिए इन्फ्लेशन कमाल मारता कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि जो कोविड था ना वो पूरी दुनिया के लिए एक हिला देने वाला इवेंट था। उसके बाद जिस तरह की मनी प्रिंटिंग हुई है अक्रॉस द ग्लोब अनप्रेसिडेंटेड थी, पाकिस्तान में भी हुई है, ठीक है। और जब इतना मनी आउटफ्लो हो चुका था मार्केट्स में तो महंगाई होनी थी। अब क्योंकि कोविड वाला तो सीन चला गया है, लेकिन अब वो जो पूरी चीजें हीटअप हो चुकी थी इकोनॉमिकली, आपकी प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई थी, उसको कूल डाउन करने का क्या तरीका था? आपने इंटरेस्ट रेट को उधर लेके जाना है जहां पे आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो, डिक्लाइन की तरफ जाए। हिस्टोरिकली 2 साल तक 22% के ऊपर पाकिस्तान ने कभी इतना एक्सटेंसिव नहीं रखा, ठीक है। और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा स्टॉक मार्केट पे होता है। जब इंटरेस्ट रेट पीक के ऊपर होते हैं स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं, जब एक आम बंदे को 22% बगैर किसी रिस्क के प्रॉफिट मिल रहा है तो स्टॉक मार्केट में क्यों है? और वो भी डॉलराइज। हाँ डॉलराइज उतना ही है। और आप देखें कि आप बिजनेस करें, आप बिजनेस क्यों करेंगे ना, नेट प्रॉफिट तो बिजनेस में भी नहीं होता जितना आप वैसे नेट पैसे रखकर बैंक से ले लें। तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। लोग बिजनेस स्केल नहीं कर रहे थे, फिर बिजनेस ग्रो नहीं हो रहे थे। फिर आप अगर बिजनेस के लिए स्केलिंग के लिए बैंक के पास आते थे, आपको इंटरेस्ट के साथ इतनी एक्सपेंसिव मिलता था कि आप उसको स्केल ही नहीं कर पाते थे। जब आपकी ऑब्वियसली जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि कोर इन्फ्लेशन और CPI और SPI की फिगर्स नीचे जाने स्टार्ट हुई, तो उसके साथ ही हमने देखा कि हमने इंटरेस्ट रेट भी नीचे किए, पॉलिसी रेट हमारे नीचे गए। जब पॉलिसी रेट नीचे हुए पिछले 2-3 महीने में, आपके लास्ट मंथ की जो फिगर थी 2.7% आपकी इन्फ्लेशन है। अभी भी आपका इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट 13% है। देयर इज अ मैसिव, आपकी कोर इन्फ्लेशन की जो फिगर आई है 2.7% जनवरी की है। फिर तो इसका मतलब है ये 6-7% तक आ सकते हैं। और ये अच्छी चीज है कि ये आराम से कर रहे हैं, ताकि एक पता क्या होता है, एकदम आप अगर 7% पे ले आए, सारे बंदे चले गए बैंक से कि हमने मशीनरी लानी है, फिर वही मशीनरी ले आएंगे, फिर डॉलर ऊपर जाएगा, फिर वो कहेंगे चलो इंटरेस्ट रेट ऊपर करो। आराम से अच्छा मैनेज किया गया कि भाई इसका जो रोल आउट प्लान था वो इसने अब्रप्ट नहीं। हिस्टोरिकली आज तक हमने नहीं देखा स्टेट बैंक ने अपना लोन पे बैक किया हो, डोमेस्टिक लोन पे बैक किया हो। हिस्टोरिकली हमने आज तक नहीं देखा कि स्टेट बैंक के जो रिजर्व थे उन्होंने डॉलर को रिजर्व से मार्केट से जाके डॉलर उठाए हो। डोमेस्टिक लोन क्या होता है? डोमेस्टिक लोन का मतलब है जितने टीबीएस के थ्रू इन्होंने लोन फ्लोट किया ना, तो उसको सेटल भी किया स्टेट बैंक ने, पे बैक किया कि यार ये लोन था, ये हम सेटल करें, ये हमारे पास पैसे हैं, कैश में पड़ा हुआ है, मार्केट में इतना डॉलर पड़ा हुआ है,
डिमांड को इन्होंने किल किया, लोग अब डॉलर कम लेने जाते हैं, लोग अब इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। तो जितना डॉलर ज्यादा अवेलेबल हुआ, स्टेट बैंक ने अपने रिजर्व बेहतर की है। वो रिजर्व बेहतर करने से क्या हुआ कि अब आपके पास ना पहले से 3 हफ्ते की भी एक्सटर्नल आपको ऑयल वगैरह या जो भी आपकी डीलिंग थी उसके पैसे नहीं थे, डॉलर नहीं थे। अब आप 3 महीने तक उसको ले गए हैं, इसी तरह ये 6 महीने पे जाए, साल पे जाए, ऐसी जगह पे आए जहां पे हमें और मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तान के 27वीं रमजान को था, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो कि हम पुठी चीज करते हैं तो सीधी हो जाती है। जिस तरह हमने एक आम एम्प्लॉय बेचारे की जिंदगी अजाब कर दी, 40% 45% टैक्स उसकी सैलरी के ऊपर, जहाँ पे उसका बिजली का बिल भी किधर जा रहा है, वो किधर जा रहा है। उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने पकड़े वीजे बाहर के, कनाडा, अमेरिका, यूके, पता नहीं दुबई कहाँ का, और आज उसका बेनिफिट पाकिस्तान को क्या हो रहा है, 3 बिलियन के ऊपर आपका रेमिटेंस आ गई है। ठीक है, ये 3 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट फिर रेमिटेंस 6 बिलियन है। ठीक है, आपका इंपोर्ट अभी भी 6.5 बिलियन के अराउंड है। तो $500 मिलियन आपका डेफिसिट रह गया अभी जो आप कर रहे हैं। ठीक है, सो वही मैं कह रहा था कि वो उन बेचारों पे नजला गिरा, लेकिन वो जब पाकिस्तान से बाहर गए तो फिर वो रेमिटेंस भेज के फिर वो हमारे मुल्क के लिए पॉजिटिव हो गया। हालांकि इतना ब्राइट माइंड और इतने ज्यादा काबिल लोग हमारे मुल्क से निकल गए हैं, लेकिन साहब उनके जाने से भी मुल्क को फायदा क्या हुआ कि अब डॉलर हमारे पास ज्यादा हो गया। अच्छा, ये बताइए, ये जब हमारा 22% के ऊपर बैठा हुआ था, बैठा हुआ था लाइक गुड 2 years, बिकॉज़ 18 से 22 के बीच में कुछ रहा है, उसके लिए स्टॉक मार्केट क्या करी थी? हाउ वाज द स्टॉक मार्केट परफॉर्मिंग? कुछ नहीं कर रही थी बेचारी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अर्निंग्स बेहतर हो गई थी। हम अभी जो 100-150% या 200% की पिछले 2 साल में हमने देखी है कि जंप देखी है, हम कैचअप कर रहे हैं अर्निंग्स को, जो कि 2020 के बाद कंपनीज में आना स्टार्ट हो गई थी। सॉरी, अब इसके अंदर क्योंकि चक्कर ये है कि मैं एक जगह कहीं बैठा हुआ था, तो वहां पे एक बड़ी absurd सी बात हुई। आई डोंट नो उसमें कितनी सदाकत है, you probably able to understand this better। मैं क्या, देखो, जब तक 22% के ऊपर बैठा हुआ था ना, जून के 22 से पहले आया शायद 20.5 के ऊपर, कहते उस टाइम पे जो बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपने पैसे रखे हुए थे, 1-1 अरब 2-2 अरब रुपया बैंक के अंदर रखा था, वो उन्होंने उठा के डायरेक्टली मार्केट के अंदर डाला, और वो उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर डाला। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपकी ग्रोथ 75,000 से शूट करके तकरीबन 105-109 के ऊपर गई। इस बात में सदाकत है या नहीं? अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का बता देता हूँ ना कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, हमेशा प्रीएम्प्ट कर देते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कुछ चीजें लैग्ड होती हैं, जिस तरह आप कह रहे हो ना, इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाले थे, मैक्रोस पे नजर पहले आ जाता है, चार्ट्स के ऊपर नजर पहले आ जाता है कि वॉल्यूम्स बढ़े हैं, लोग बाय करना स्टार्ट हो गए। तो 50,000 53,000 जब क्रॉस किया ना, दैट वाज द राइट टाइम टू एंटर। ज्यादातर लोग जो 2-3 साल से एंटर होते हैं, वो बेचारे 3 साल से इतना उन्होंने नेगेटिव साइड देखी हुई थी कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख डाले, मैं 30% लॉस में था। फिर मैंने देखा जो ही आपके हालात बेहतर होने हुए, तो वो 3 साल तक 30% में देखता रहा। ऑल ऑफ ए सडन एक दिन में आया कि वो 30% की जगह शायद 1% का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा यार निकलो यहाँ से पहले फिर लॉस हो जाए। वो जब एंट्री का टाइम था वो एग्जिट लेते हैं लोग। वहां पे टेक्निकल एनालिसिस आपको होता है। स्टॉक मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब इसका मतलब ये है कि आज के दिन पे ना कोई नेगेटिव न्यूज होगी ना कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि ये चीजें हीटअप हो चुकी है, मैं आपको लिख के देता हूं कि स्टॉक मार्केट पहले नीचे जाएगी। जब तक वो फिगर आएगी कि स्टॉक मार्केट ये इंटरेस्ट रेट नीचे चले गए हैं या ऊपर चले जा रहे हैं, जब वो न्यूज पे होता है ना, तो स्टॉक मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस टेन किया होता है। इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाले थे, उससे पहले ही स्टॉक मार्केट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट जब IMF ने साइन कर दिया पाकिस्तान ने जून 2023 में, उस महीने के अंदर पता नहीं 20 के 22% की स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया। अभी इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं गए थे। पहला जो पॉजिटिव एक IMF की जो नोड आपको मिलती है ना एज ए फॉरेन इन्वेस्टर जब आप होते हैं, IMF के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहकर अगर वो कहता है कि यार ये मुल्क बिल्कुल ठीक कर रहा है, सबसे बड़ा चीज जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो IMF को देख रहे होते हैं कि इफ ए कंट्री इज अंडर IMF प्रोग्राम, तो दैट मीन्स कि वो कंट्री कुछ ठीक कर रही होगी, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ डंडा ही समझ लें आपके, वो देख रही है कि क्या कर रही है। तो जब हमने 2023 जून में ये साइन किया था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया। फिर जब अगस्त सितंबर में, और अगेन क्या होता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ द मुल्क भी एक इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अभी भी याद है इलेक्शन होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, जिस दिन नहीं का कुछ होता था ना, स्टॉक मार्केट नीचे जाती थी, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी प्लस स्टेबिलिटी प्लस आगे का क्या है, जिस दिन इलेक्शन हो गए स्टॉक मार्केट ऊपर की, इलेक्शन हो गए। फिर उसके बाद मुझे याद है कि कोलिशन गवर्नमेंट है कुछ है, स्टॉक मार्केट नीचे की। फिर उसके बाद याद है IMF के पास जाना है, IMF ने ये साइन करना नहीं कर रहा, जो ही साइन हो गया हमारा, फिर स्टॉक मार्केट ऊपर की है। तो एक इवेंट नहीं है इंटरेस्ट रेट का नीचे जाना,
आजकल हमें लग रहा था कि पता नहीं लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है कैसे चलेगी, लेकिन बेहतरीन फार्मूले के थ्रू ना सारे यूनाइटेड है, अपार्ट फ्रॉम वन पार्टी सारे एक पेज के ऊपर है। एक फिर आ गया था चीफ जस्टिस, पता नहीं कोई आ जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ा, चीफ जस्टिस भी अपना आ गया। फिर आगे 3 साल बाद आर्मी चीफ ने आना नहीं आना तो वो 5 साल हो गया। तो कोई ऐसी शॉर्ट टर्म के ऊपर फिर इमरान खान साहब बेचारे को जब किसी एक में बरी होते हैं 5 नए केस बन जाते हैं। तो जहां पे उनको लगता है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कोई चांस है, वो कहीं ना कहीं सिस्टमैटिकली उसको करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सही करें गलत करें, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट में जो मदा बैठा है ना उसको क्लैरिटी चाहिए। अभी तक जितनी भी हमने रैली देखी है ना, ये इंटरेस्ट रेट का नीचे जाना बनता था, वो जाता हुआ देख भी रहे हैं। फिर अभी मैंने कहा 2.7% के ऊपर आपकी कोर इन्फ्लेशन की फिगर्स आई हैं, इसका मतलब है अगली दफा भी फिर नीचे जाएगा। अब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड वापस आएगी। डिमांड का मतलब ये है कि अभी हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट इतनी नीचे चलेंगे, जहां पे 28% के ऊपर आपको गाड़ी निकालना पड़ती थी 1.5 साल पहले, अब 11-12% पे आ गई है। इसका मतलब है लोगों ने दबा के गाड़ियां निकालनी है। जब लोगों ने दबा के गाड़ियां निकालनी है तो कार फाइनेंस ऊपर जाएगा। मे बी लोगों ने पैसे निकाल के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, तो आपकी कंस्ट्रक्शन की चीजें और स्टील सीमेंट ये सारा ऊपर जाएगा। और अब ये सॉर्ट ऑफ एक स्टोरी है कि फ्यूचर के ऊपर जाके यही कंपनीज हैं जो कि डिमांड के वापस आने की वजह से अपनी अर्निंग्स बेहतर करेंगी। उस अर्निंग्स की वजह से नेक्स्ट जो रैली हम एक्सपेक्ट करें वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो ये है कि नॉन पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल कर सकता है, आरडीए के थ्रू। रोशन डिजिटल अकाउंट इज ए वे। नॉन पाकिस्तानी कर सकता है। आई थिंक वो एक तरीकेकार होता है जिसमें आपको यहाँ पे आपका एक सेपरेट अकाउंट बनता है, उसका नाम है भूल गया, लेकिन आप उसमें रजिस्टर फॉरेनर्स हैं, जैसे नॉन पाकिस्तानी है ना, फॉरेनर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। वैनगार्ड का फंड पाकिस्तान में इन्वेस्टेड है। आपकी आई थिंक 2-3 इंटरनेशनल कंपनीज है जो कि फ्रंटियर का तो बाकायदा नेस्टेक के अंदर MSCI समथिंग इंडेक्स लिस्टेड है, जिसके बैकएंड पे पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो कि काम कर रही होती हैं। तो फ्रंटियर का भी एक होता है जिसके इंस्टीट्यूशनल जो है वो आ सकते हैं, उससे ये एज एन इंडिविजुअल भी जो है वो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के अंदर बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। नेस्टेक के अंदर पूरा इंडेक्स लिस्टेड है जिसपे एक इंडिविजुअल उस लिस्ट में अगर बाय करता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाय कर रहा होता है वो, ठीक है। ये MSCI समथिंग इंडेक्स वहां पे है, पर एज एन इंडिविजुअल भी अगर आप यहाँ पे साकरा अकाउंट होता है, सॉरी मैं भूल गया हूँ, साकरा अकाउंट इज ए सेपरेट अकाउंट जो कि फॉरेनर्स के लिए बनाया गया है कि आप फॉर एग्जांपल JS के साथ साकरा अकाउंट खोल सकते हैं। जब आप JS के साथ साकरा अकाउंट खोलेंगे तो फिर आपका लोकल बैंक के साथ आप कह सकते हैं यार ये डॉलर जो मैं भेज रहा हूँ ना ये पाकिस्तान की इस कंपनी में लगाना है, तो वो फॉरेनर जो है वो यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकता है पाकिस्तान में। और उसकी लिक्विडिटी भी उतनी आसान है। सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि उनको पैसे देने आपने। जिसमें RDA के अकाउंट पे भी अगर खुदा ना खास्ता मसला होगा तो RDA होल्डर्स विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी टू टेक आउट देयर मनी, ठीक है। इस दफा ना बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में, जैसा यूनिलीवर वगैरह की इन्वेस्टमेंट है, इनकी 2 साल तक ना ये डिविडेंड भी नहीं मूव आउट कर सके पाकिस्तान में। लेकिन ये 2023-24 में एक क्रेडिट जो स्टेट बैंक वगैरह को जाता है कि इन्होंने इंश्योर किया कि जिन जिन के डिविडेंड ड्यू थे, जितने डॉलर ड्यू थे, वो सारे पैसे पाकिस्तान से लेकर बाहर जाए। और देखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे फॉरेन इन्वेस्टर को, वो किस तरह आके इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे। जबरदस्त। अच्छा, नाउ लेट्स गो डाउन टू सरमाया.pk, राइट। सो सरमाया के अंदर जब आपने उसको डिजाइन किया, ठीक है, सबसे पहले बताएं अभी जो वर्जन चल रहा है वो कौन सा वाला वर्जन है? आई एम श्योर इट्स नॉट द फर्स्ट वन, जी 4th या 5th चल रहा होगा। सबसे बड़ा जो डिलेमा होता है फॉर एनी स्टार्टअप फाउंडर वो ये होता है कि आप प्रोडक्ट को पहले पुश करूं या इसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करा लूं कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। हाउ डिड यू फाइंड दैट राइट मिक्स कि प्रोडक्ट और साथ में कस्टमर रिक्वायरमेंट दोनों जगह पे फिट इन हो? मैंने तो टू बी ऑनेस्ट ना बिजनेस प्लान बनाया ना कोई प्रेजेंटेशन बनाई। मैंने तो अपनी जर्नी से चीजें सीखी। आपने VC फंडिंग नहीं उठाई? कोई VC फंडिंग नहीं उठाई। आई डिड रीच आउट टू फ्यू VC फंडिंग 2-3 साल पहले, लेकिन आई एंड अप यार वो बड़ा मुश्किल तरीका है लोगों से कन्विंस करना या पैसे लेना। बट वी एंड अप हमने जो जिस तरीके से प्रोडक्ट किया बिल्कुल रॉ तरीका था। ये यूनिवर्सिटीज में शायद इस तरीके से नहीं बताते होंगे। हमेशा तो पहले कहते हैं मार्केट एनालिसिस करो, स्वॉट एनालिसिस करो, ये एनालिसिस करो, वो एनालिसिस करो। मैंने तो बंदा हायर किया, मैंने कहा ये वेबसाइट बनाओ, इस पे ये चीजें चाहिए। एक एक्सेल की शीट मैंने देखी पोर्टफोलियो ट्रैकिंग की, मैंने कहा ये तरीका ना हमने फॉर्म पे लेकर आना है। फिर फॉर्म को फिर हमने कहा नहीं यार ये रियल टाइम मार्केट से कनेक्टेड होना चाहिए, बैकएंड से कनेक्टिविटी की। फिर जब मैं स्टार्ट कर रहा था मुझे लग रहा था पाकिस्तान में शायद लोग इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एक जगह से आप नहीं देख सकते।
तो Sarmaya.pk पे सारे एसेट क्लासेस जो कि लिक्विड एसेट थे मैंने फ्री में डाले हुए अभी, ठीक है, और ये 5 साल से हम फ्री में दे रहे हैं डाटा, इसमें कोई चार्जेस अभी हम Sarmaya.pk पे नहीं डाले। फिर मुझे लगता था कि यार लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। इनफैक्ट मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ना मैं वो चीजें बताऊंगा कि क्यों लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड दैट विल बेसिकली हेल्प यू अंडरस्टैंड। ये Sarmaya.pk की वेबसाइट है, ठीक है। मैं अगेन थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि आप लर्न के ऊपर सारे लर्निंग आर्टिकल्स हैं, स्टॉक मार्केट पूरी। अगर मैं टुडे समरी पे जाऊंगा तो जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड करके देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि यार 428 पॉइंट्स इजाफा हो गया है स्टॉक मार्केट पे, और इस वक्त 1,13,000, और ये रियल टाइम के ऊपर ना 5 मिनट के लैग के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ही जगह पे नजर आ जाएगा कि कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, ये सारे ग्रीन है। कमर्शियल बैंक में UBL जो है वो बेसिकली रेड में है, बाकी सारे पॉजिटिव में है। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मैं देख सकता हूँ कि शायद थोड़ी देर पहले एक 1,39,000 के अराउंड था, वो थोड़ा सा नीचे जाके गया है। और टॉप परफॉर्मर्स कौन से ना हम देख सकते हैं, UBL नेगेटिव में है, FFC, MTL, कोहिस्तान सीमेंट, मारी पेट्रोलियम। जब हम बचपन में देखते थे ना, जब हम कहते थे आज KC 100 ने 428 पॉइंट्स का इजाफा किया। सो बेसिकली दिस इज द वेटेज विच इज असाइंड टू ईच कंपनी, और उस वेटेज के ऊपर या नीचे जाने पे ना इनके प्रॉफिट, इनके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, 89 पॉइंट्स FFC, 81 पॉइंट्स MTL, इसको कंबाइन करेंगे तो 480 पॉइंट्स बनेंगे, जिसमें नेगेटिव इम्पैक्ट जो UBL का है। और इसको बहुत आसान तरीके से हमने कि कितनी वेटेज होनी चाहिए, किसकी कितनी परफॉर्मेंस है। कोहिस्तान सीमेंट 6.75 है तो उसने 52 पॉइंट्स का इजाफा किया है, ठीक है। अगेन ये सारी इंफॉर्मेशन ना एक आम बंदे को कैसे समझ आएगी। फिर मैंने सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आपने स्टॉक मार्केट पे पिछले 20 साल में सिर्फ 1,000 रुपया डाला होता तो आज तक आपके 280,000 की इन्वेस्टमेंट थी और आपका जो रिटर्न था वो 29 लाख रुपए से ऊपर है। सो दैट मीन्स कि आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करके कितना पैसा ग्रो कर सकते थे। अब एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि आपको इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए ना, तो वो मैंने सिंपल डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर बनाया है। एक आम फैमिली जो है ना, आज से अगर मैं 2002 की बात करूं तो उनको सिर्फ अपना घर चलाने के लिए ना 10,000 रुपये चाहिए थे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है उस 10,000 के ऊपर पूरा हमने विजुलाइज कर दिया है कि ये 10,000 की जो इन्फ्लेटेड वैल्यू है 2023 तक, वो तकरीबन आज के दिन पे उसी फैमिली को 75,000 रुपया चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ठीक है। और उसी के ऊपर अगर हम नीचे जस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कुछ नहीं। और इसकी ब्रेक डाउन भी आप देखो, 2003 में 3% थी, फिर 8% थी, फिर 20% पे 2008 में गई हुई थी, फिर अगर आप नीचे जाओ तो सिंगल डिजिट में ही रही है। और फिर अगर आप देखो 2022 में 19 थी, फिर 2023 में 33 थी। ये सारी इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के बाद हमने बताया कि कितना होना चाहिए, इसमें पॉलिसी रेट को नहीं डाला हुआ अभी, ठीक है। एक ये हो गया। फिर हमने कहा अगर तो 10,000 पे 2003 में या 2 में आज 75,000 है, तो वो कौन से एसेट क्लासेस हैं जिसमें वही 10,000 पे मैंने इन्वेस्ट किए होते तो आज मेरा कितना, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 2002 में मैं 50,000 रुपया अगर नेशनल फूड में इन्वेस्ट करता हूँ तो उसका जो टोटल रिटर्न है वो 48 लाख है। टोटल जो डिविडेंड दिया वो 11 लाख है, जो टोटल रिटर्न है वो 60 लाख है। कहाँ पे मेरी अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके ना सिंपल आपको मैं उसी पे ले जाऊँ कि प्राइस हिस्ट्री पे आप देख सकते हो कि कितनी प्राइस थी इसकी, ठीक है। और अगर 50 रुपए पे मैं अगर कहता हूँ जी 400 शेयर लिए मैंने, ठीक है, तो ये 10,000 ही बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस इनफैक्ट 200 करूंगा तो 10,000 बनेंगे। अगर मैं 10,000 जो मैंने कह रहा था, तो मेरी एक्चुअल होना ये चाहिए कि मैंने 75,000 से ऊपर पैसे बनाने हैं। तो ये स्टॉक मार्केट की कंपनी है जिन्होंने तकरीबन 12 लाख रुपए बनाए हैं, 75,000 से भी पता नहीं 10x समथिंग करके। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, इट्स नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट अलोन। हमारे पास सारा म्यूचुअल फंड का डाटा पड़ा हुआ है, अगर हम कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें आप वहां पे देख सकते हैं। फिर आपका गोल्ड काफी रैली कर चुका है, 3,60,70,000 मुझे बताया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मेक योर ओन पोर्टफोलियो एज वेल। जी जी जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर ये अभी हमने ना रिसेंटली एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जर के नाम से। अगर मैं जर के ऊपर वैसे आपको लेके जाऊं तो मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को विजुलाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू मेक मनी इज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उनकी इन्वेस्टमेंट जा कैसी रही है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में किया हुआ है तो द ब्रोकरेज ऐप में इतनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है कि आप देख ही नहीं सकते कि रिटर्न कितना है। अगर गलती से आपने म्यूचुअल फंड भी किया हुआ है तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां पे एक जगह पे आप दोनों इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सको। और उसके टॉप पर अगर आपके पास गोल्ड पड़ा है, आपके पास अगर फिजिकल डॉलर पड़े हैं, तो एक जगह से आप कहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो वो आप मैंने जैसे डमी तो नहीं है, रियल इन्वेस्टमेंट ही है सरमाया वर्ल्ड कप के नाम से।
कि मैंने ये अपने चैनल पे भी बताया हुआ है कि यार ये 1 मिलियन रुपया पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये पिछले 4-5 महीने में मैंने 20% का प्रॉफिट किया इसके ऊपर, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल मैं डिफरेंट कंपनीज पे गया हूँ और मैंने तकरीबन 12% ईच में मैंने इन्वेस्ट किया। उसके ऊपर मेरा टोटल प्रॉफिट अभी तक तकरीबन 2 लाख का है। मैंने अभी तक इस पे कोई लॉस, कोई ट्रेड ही नहीं की है, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी थी, कितने पे मैंने लिया, वो मुझे यहाँ नजर आ रही है। कितना डिविडेंड इसने मुझे दिया है। अभी ये जो डिविडेंड है ना, नॉर्मली आपकी ब्रोकरेज ऐप में आपको नजर ही नहीं आती है, आपको अलहदा जाके अपने बैंक अकाउंट में देखना होता है। So, आप डिडक्शन कॉस्ट कह रहे हैं, दिस इज द ब्रोकरेज फी। ब्रोकरेज फी कि आपको कितनी कॉस्ट पे ये पड़ा है। और अगर मैं 4-5 महीने में देखूं तो तकरीबन 12 लाख रुपया का मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया, इंक्लूडिंग पे आउट्स, ठीक है। अब इसकी जो विजुअलाइजेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर मैंने बेंचमार्क किया हुआ है KC 100 को कि टॉप 100 कंपनीज के साथ मेरा रिटर्न किया जा रहा है, तो मैं उसको डेली बेसिस के ऊपर, मैं उसको वीकली बेसिस के ऊपर, मैं इसको मंथली बेसिस के ऊपर मैं देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन द मंथ ऑफ फेब जो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो -1.04 है, KC ने माइनस समथिंग दिया है। लास्ट महीने आपने 6% का लॉस किया, KC ने बेहतर दिया है। उससे पिछले महीने आप दोनों ब्रेक इवन पे थे। ओवरऑल आप देख सकते हैं KC ने शायद बेहतर ही परफॉर्म किया है। लेकिन फिर एनालिटिकली अगर आपने देखना हो कि क्या चीज चल रही है, क्या नहीं चल रही है, फिर ब्रेक डाउन है कि किस कंपनी में आप इन्वेस्टेड थे, टोटल प्रॉफिट आपको इसमें कितना हो रहा है। फिर अगर आपने एनालिटिकली और डिटेल में जाना हो तो फिर आप ये भी देख सकते हैं कि पर डे आपका प्रॉफिट क्या चल रहा है, किस पे प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। KC के साथ अगर आपने 100 ने 0.4% दिया है लेकिन आपने -0 दिया है, कितना लॉस है, प्रॉफिट हुआ है आपको। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट, अगर आपने इसमें फर्दर जाना है, कस्टम कर दें तो एक स्पेसिफिक आप कैलेंडर ईयर में जा सकते हैं कि उस पर आपको प्रॉफिट देखना है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर अगर मैंने देखना हो कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था, अब ये सारी आपको ब्रोकर ऐप पे नहीं मिलेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं एक टाइम ऐसा आया था कि ये शायद 13 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो हो गया था। उसके अंदर मेरा 2 लाख रुपए का तो प्रॉफिट दिसंबर में हुआ है। दिसंबर में इस पोर्टफोलियो ने 20% दिया तो KC ने 13% दिया। सो दिस इज हाउ वी आर बेसिकली ट्राइंग टू। और ये फिर सिर्फ कंपनीज नहीं है, सिर्फ पोर्टफोलियो नहीं है, आप किसी कंपनी की डिटेल में जाएंगे तो फिर यही डिटेल एनालिटिक्स आपको उसकी होल्डिंग में नजर आएगी कि अभी तक कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर मैंने इसको ड्रैग करूं, अभी लग तो यही रहा है कि लॉस में जा रहा है, लेकिन जितना मैं पीछे जाऊंगा तो मुझे समझ आएगी कि यार ये तो मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव नहीं है, ये तो लॉस में नहीं है। तो मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम की जगह ना लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर देखूंगा कि मेरा रिटर्न कितना चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पीछे से देखूंगा ना तो ये मेरी लाख की इन्वेस्टमेंट थी जिसकी वैल्यू आज तकरीबन 2 समथिंग से ऊपर है, विच इज वही मैं जो बात कर रहा था ना, विजुअलाइजेशन में ईजी हो जाता है। प्लस इसमें वही एनालिटिक्स है जो कि हम पोर्टफोलियो लेवल पे थे। सो दिस इज द मेन कोर प्रॉब्लम विच आई एम ट्राइंग टू सॉल्व कि आपकी जो एक्सपीरियंस है ना थ्रू इन्वेस्टमेंट इन ऑल दीज एसेट क्लासेस, वो हमें ब्रोकर ऐप में इस तरह नजर ही नहीं आती जिस तरह हम अपनी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। हम हमेशा बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाके देखते हैं कि स्टॉक मार्केट, या मैंने कहा ना एक इवेंट नेगेटिव हुआ तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके उसमें क्या है, लेकिन आप उस इवेंट को एब्जॉर्ब करके अगर आप होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद अगेन एक रैली आती है, फिर आप प्रॉफिट करते हैं। सो द होल ऑब्जेक्टिव राइट नाउ इज कि पीपल आर एक्टिवली इन्वेस्टिंग, किस तरह हम उनको पैसिवली इन्वेस्टमेंट पे लेके जाएं, let their investment grow and grow. So you've done a beautiful job in getting all of this done. ये anybody who's in stock market या investments उसके लिए ये gold है, right? वो तो कहेंगे यार solid है. Anybody who's scared of numbers, ठीक है ना, वो तो घबरा जाएगा इससे, right? I mean, correct me if I go wrong. क्योंकि काफी सारे लोग वो इसलिए भी स्टॉक मार्केट में या तो जाते हैं खाली जुआ खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, या फिर अगर जाते हैं तो वो फिर प्रॉपर्टी समझे भी होते हैं। ये लोग मेरे ख्याल से या मेरे जैसे बंदा भी जो है वो कभी कभार इवन दो आई कंसीडर माय सेल्फ गुड विद नंबर्स, बट इतने सारे नंबर सामने आते मैं भी घबरा जाता हूं कि यार पता नहीं इसने करूं या ना करूं। उसको किस तरह सॉल्व कर रहे हैं? ये जो मैंने आरओई कैलकुलेटर अभी आपको दिखाया ना, ये उसका सोल्यूशन है कि आपने देखें आपके पास 10 लाख है ना, आप 10 लाख ना इन्वेस्ट करें, यू आर शेकी, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, फिर स्टॉक मार्केट पे इतनी नेगेटिव चीजें पड़ी हुई हैं, अब 10 की जगह 1 लाख से आ जाए, 10% से तो रिस्क लेना, कुछ ना करने से कुछ करना तो फिर भी बेहतर है, ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस देखे। एक टेम्परामेंट आपको मार्केट सिखाती है, किताबों में, वेबसाइट पे हिस्टोरिकली 20 साल पीछे देखेंगे हमेशा आपको ठीक लगेगा, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकली जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, खुद आएंगे नहीं, पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, पहला लाख रुपए नहीं डालेंगे, लाख रुपए को 3 महीने तक देखेंगे नहीं। और देखिए एक लर्निंग होती है जो कि आप डिजिटली यूट्यूब हमारे चैनल पे गए, वेबसाइट पे गए आप कर रहे हैं, एक लर्निंग होती है जब आपने पैसा डाल दिया, अब आपने सीखना भी है। ये अगर नीचे जा रहा है तो इसमें लर्निंग क्या है, ऊपर जा रहा है तो क्यों ऊपर जा रहा है, और वो जो सीखना है ना, दैट विल बेसिकली एजुकेट यू मोर। और अभी आपके कितने नंबर ऑफ यूजर्स कितने प्लेटफॉर्म पे? सरमैड और पीके पे 3.5 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं मंथली बेसिस के ऊपर। और जो इन्वेस्ट कर चुके हैं
या यूज करते हैं सर्विसेज को? हमारी जो अभी जर जो है ना, दिस इज ओनली 3 month old। अभी हमने बहुत रिसेंटली इसको किया, और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कि काफी दफा ना PSX भी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी कहते हैं यार आप ब्रोकर भी नहीं बन जाते, आपके पास डाटा भी है, यूजर भी है, यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन समहाउ ऑलरेडी 200 ब्रोकर है यार, 201 ब्रोकर आने का क्या इम्पैक्ट आ जाएगा ना मार्केट में। मैं कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं करूंगा, मैं जो कर रहा हूँ ना ये बिल्कुल डिफरेंट है जो कि शायद कोई नहीं कर रहा, ठीक है। सो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि रादर देन वी गेटिंग इनटू द ब्रोकर, फर्स्ट ट्राई टू ब्रिज द गैप कि एक इन्वेस्टर को आपकी ब्रोकर की ऐप में चाहिए क्या, वो यही चीजें चाहिए जो मैंने बताई हैं, हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो हम इम्प्रूवमेंट पे काम करें। अब जो दूसरा चैलेंज है ना, सबसे बड़ा चैलेंज इस प्लेटफॉर्म पे क्या है कि मुझे मैनुअली बताना पड़ता है। उसको सोल्यूशन क्या है कि हम ब्रोकरेज के साथ, इसका क्या मतलब मैनुअली बताना? मैनुअली का मतलब है जस्ट लाइक लॉग बुक ना, जिस तरह बजट करते हैं कि मेरी इनकम इतनी थी, मेरे एक्सपेंस इतने थे, तो नेट में आपको पता चलता आपकी सेविंग कितनी। ये तो फर्स्ट टाइम के लिए खाली? हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए। फिर ट्रैकिंग तो है, लेकिन ऑब्वियसली हर दफा आप ट्रेड करेंगे, पहले ट्रेड करेंगे, फिर इधर आएंगे लॉक करेंगे, तो ये आपके लिए ना 2 वे स्टेप हो जाता है। लोगों का इतना टाइम नहीं है कि ये भी करें ये भी करें। तो उसका सोल्यूशन क्या है, वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट विद अ ब्रोकर। और अब हमारा विजन गोइंग फॉरवर्ड क्या है, मैं चाह रहा हूँ यार मैं ब्रोकर ना बनूं, लेकिन समहाउ वी बिकम द एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मतलब ये है कि ये ब्रोकर की ऐप के अंदर ये विजुअलाइजेशन नहीं है, हमने इस पे काम किया, एक ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट किया। अगर आपने भी आगे इंटीग्रेट करना वेल एंड गुड, आज हमारे साथ इंटीग्रेट करते हैं, ताकि आपकी ऑडियंस को या आपके जो कंज्यूमर है उनको जो विजुअलाइजेशन चाहिए उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो उनको बेहतर तरीके से मिल सके। एक चैलेंज क्या है कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सेपरेट ब्रोकर के पास जाओ, आपने म्यूचुअल फंड पे जाना है तो सेपरेट उसके पास जाओ। कितना ही जबरदस्त हो जाए कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सब एग्रीगेटर हो। आपने जिस वक्त स्टॉक मार्केट में जाना उधर चले जाए, आपने जिस वक्त म्यूचुअल फंड में जाना उधर। और कमोडिटीज में भी जा सकते हैं? कमोडिटीज में अभी फिजिकल में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी तो है कि कमोडिटी का अगर कोई आप फ्रैक्शनाइज भी कर लो या कोई और तरीके से कर लो, PMEX एक मल्टीप्लायर है, उसको किसी तरह आप इंटीग्रेट कर लो। अभी के टाइम पे सिर्फ एक फिजिकल गोल्ड लिया है, उसकी लोकल मार्केट में क्या रेट है, आपको कितने का पड़ा है, हमारी ऐप में वो ट्रैक कर सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ऑल एसेट क्लासेस आर देयर फॉर यू टू इन्वेस्ट, यू जस्ट नीड टू गेट द राइट एजुकेशन कि आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या होनी चाहिए। Are you doing crypto as well या नहीं? क्रिप्टो एज ए हमने ना पहले समाइड और पीके जब प्री रजिस्ट्रेशन विद SECP, क्रिप्टो वाज पार्ट ऑफ आवर प्लेटफॉर्म, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3.5 लाख लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट पे हैं, तो समहाउ इफ वी नीड टू कन्विंस पीपल करें यार क्रिप्टो की जगह ना स्टॉक मार्केट भी आओ, तो यू नीड टू गिव द इंफॉर्मेशन फॉर फ्री, ताकि मैं बता सकूं देखिए यार स्टॉक मार्केट इतना नहीं। अभी मुझे अभी भी याद है, सो क्रिप्टो कंपैरिजन शुड बी ओके, या वो क्रिप्टो कंपैरिजन के ऊपर भी होता है जी। SECP ने कहा आप क्योंकि हमारे लाइसेंस में है क्रिप्टो इज नॉट ए इज इन ग्रे एरिया, सो यू कैन नॉट कीप इट पार्ट ऑफ इट, गुनाह है। हां बिल्कुल। तो मैंने भी कहा यार मैं इस गुनाह को नहीं देता, तो मैं बेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास। लेकिन अभी अगर मैं वैसे बताऊं ना, जिसका क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स ना साथ ही 100K को बूट कर रहे थे साथ ही, ठीक है। आपने फॉलो किया वैसे? मतलब मैं तो ट्विटर के ऊपर कह रहा था कि KC वर्सेस बिटकॉइन 98,000 99,000 एंड स्टॉक मार्केट राइट नाउ इज 1,10,000 या 13,000 हमने देखी है। क्रिप्टो राइट नाउ इज 96,000। क्रिप्टो पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक मार्केट में अभी लोग भुखलाए हुए हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हालांकि अभी भी 20% का लैग to stock market is better asset than क्रिप्टो में ज्यादा बड़ा जुआ है ना, तो the reason मैं अगर आप मेरे से वैसे भी गए ना, अगर लीगलाइज भी हो गया, मैं फिर स्टॉक मार्केट को प्रेफर करूंगा, और मैं आपको बताता हूँ क्यों करूंगा। जैसे अभी मैंने आपको ROI की फिगर बताई ना, यार ये कहाँ पे होता है कि आप इन्वेस्ट करें 50,000 रुपया और आपको 20 साल में 12 लाख रुपया रिटर्न आ गया डिविडेंड की सूरत में। क्रिप्टो देता आपको डिविडेंड? कोई नहीं देता। क्रिप्टो तो वैल्यू एप्रिसिएशन के ऊपर आपका, और आप कभी सेल ही नहीं करते, वैल्यू एप्रिसिएशन बड़ा छक्के मार देता है। लेकिन सर मुझे एक बात है, आपने लाख रुपया क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आपका 50 लाख बन गया, आपने लाख रुपया स्टॉक मार्केट में दिया, उसने रिटर्न नहीं आपको 12 लाख दे दिया, मे बी उसकी वैल्यू अभी 25 लाख 30 लाख हो, मैं कह रहा हूँ वो रिटर्न दे चुकी है आपको, आपका तो रिस्क ही नहीं रहा ना। एक क्रिप्टो में तो फिर भी आपका है, आपका एड्रेस निकल गया, फिजिकल एसेट था, एक्सचेंज FTTX की तरह बंद होगी, सारा गया, लॉस हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे तो बिजनेस चल रहा है, वो फिर जब चल के जब बिजनेस करता है तो आपको डिविडेंड देता है, जब डिविडेंड करता है तो आप उसको खाएं, या आप उसको इस नियत से रखें यार मैंने देखो लाख लिया था, मुझे 5,000 वापस हो गया, मुझे 15,000 वापस हो गया, मेरा लाख रुपया पूरा वापस हो गया, तो मेरा रिस्क कितना है ना, रिस्क ही नहीं है कोई। तो मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह रिस्क ऑफ कर रहा हूँ कि जो कंपनी जैसे मैंने मिजान बैंक में 2020 में इन्वेस्टमेंट की, 88, 80, 90 रुपीज का लिया, अब 90 रुपीज का लिया, आपको पता है 2020 से अभी तक 95 रुपीज का डिविडेंड मिल चुका है, वो कंपनी इटसेल्फ 250 रुपए के ऊपर चल रही है, ठीक है।
तो मेरा रिस्क ही कोई नहीं है। वो 250 से अगर जीरो भी खुदा ना खास्ता कल को हो जाए, मुझे कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिविडेंड सारा खा चुका हूँ। तो मैं तो उसको उस नियत से कर रहा हूँ कि जहाँ पे देखें हमारी रिस्क की डेफिनेशन ही होती है ना, मैंने ₹1,00,000 लगाया, देखो उसकी वैल्यू क्या है, मैंने $1,00,000 लगाया, उसने $1,00,000 वापस कर दिया, तो मेरा रिस्क ही कोई नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस जो कि आपको बहुत बेहतर रिटर्न दे रही है, और डिविडेंड की सूरत में तो आपको घर बैठे हुए रिटर्न मिल रहा है। So it's better asset class to have rather than investing in any other liquid asset. So, I mean, we can agree to disagree. So I've been a crypto enthusiast for a while. उसके अंदर से क्या नाम है, trying to understand the fundamentals, साथ में समझना कि भी उसका white paper है क्या exactly काम क्या करे. Bitcoin नहीं, not specifically Bitcoin, but the whole concept of actually cryptocurrencies. The next question would be कि भाई, so this is all what you're doing here in Pakistan, right? Are there any ambitions to move out to Pakistan as well? You know, हमने पिछले साल ही स्टेप लिया था, अच्छा। लेकिन आई थॉट कि दिस इज सच ए बिग मार्केट कि जब तक यहाँ पे मैं प्रॉपर्ली अपना प्लेटफॉर्म स्टेबलाइज नहीं कर देता। जब हम बात करते हैं ना कि दुनिया भर में 95% ऑफ द पीपल आर मेकिंग लॉसेस इन द कैपिटल मार्केट्स, एंड वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एंड वी ऑलवेज लुक एट दीज मार्केट की क्विक वे ऑफ मेकिंग मनी है, ठीक है, एंड वी ऑलवेज कम विद अ शॉर्ट साइटेडनेस कि हमने बस ये 3 महीने 6 महीने 1 साल तक आना है, डालना है, निकल जाना है, एंड वी ऑलवेज एंड अप कि कोई बंदा कोई सिग्नल दे रहा था, कुछ दे रहा था। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मार्केट, जहां पे आपने आज तक कभी सुना था कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई प्लेटफॉर्म आए, लोगों को एजुकेट करे और वो स्कैम भी नहीं हुआ, तो हमेशा यहाँ पे तो पहला मेरा ट्रस्ट फैक्टर था, बिल्ड करना था लोगों को। मुझे अभी भी याद है एक बंदे ने शायद हमारी ट्रेनिंग ली और वो उसने कहा यार अगर मैंने रखा हुआ है कि 2 वीक्स में आपको समझ नहीं आती ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को टेक्नोलॉजी की नहीं आती, शायद तरीकेकार नहीं है, शायद ट्रेनिंग ही अच्छी ना लगे। मैं क्या 2 वीक्स में ना अपने पैसे ले लेना। अच्छा, जब मैं ये ऑफर करता था ना तो पहला बंदा करे मैं पैसे तो दे रहा हूँ यार, प्लीज यार मेरे साथ स्कैम नहीं करना ना, जब तुम बात करें ना, देन आई इंश्योर्ड कि यार बंदों को ना पेमेंट जिन्होंने पहले 2 हफ्ते में कहा हुआ है, बेशक वो हफ्ता 10 दिन डिले हो जाती है, लेकिन मैंने देनी है राजी। लिटरली मैं बता रहा हूँ, इतने लोग हैं जिन्होंने 2 साल पहले रिफंड लिया था, अब आ रहे हैं दोबारा, यार हमने दोबारा लेना है, बिकॉज दैट क्रिएट अलग ब्रांड आइडेंटिटी बनती है कि यार इतने पैसे दिए थे, इन्होंने वापस भी कर दिए, देखो यार पैसे वापस कर दिए, तो देखना इस बार ना वापस लेना, इसका मतलब आदत है नहीं, कोई मसला नहीं है, अगर पैसे वापस लेते हैं ले ले। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इफ वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी वैल्यू, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बेसिकली चार्जिंग एनीवन। एंड वन ऑफ द थिंग व्हिच जो हमें बड़ा उसने बड़ा जबरदस्त किया, वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी स्ट्रांग इन आवर केस। द पीपल हु आर आवर कस्टमर, द नेक्स्ट टाइम वंस वी गेट द न्यू कस्टमर, इट्स ऑलवेज फ्रॉम द पर्सन हु इज ऑलरेडी टेकिंग एनी ऑफ आवर सर्विस। तो मुझे लगता है कि जो एज ए कंपनी ना, एज ए स्टार्टअप, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चार्ज ए मनी, एंड इफ पीपल अंडरस्टैंड कि उस मनी के चार्ज से उनको वैल्यू मिल रही है, देन द वर्ड ऑफ माउथ इज समथिंग व्हिच। और मैं इसकी इंसियाट की एक मैंने ट्रेनिंग ली थी ना, तो उसमें मार्केटिंग का एक उन्होंने पिरामिड बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था यार डिफरेंट मार्केटिंग वे में क्या पोटेंशियल है ना, सबसे ज्यादा कहाँ से कस्टमर आ सकता है, तो फेसबुक एड वगैरह कहीं नीचे थे पिरामिड में। The top of the pyramid was word of mouth. Yeah. There is no other way to convince people कि यार ये आपके लिए बेहतर क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज देनी हो ना और अवैस भाई ने ऑलरेडी ली हुई और मैं सिर्फ अवैस भाई से पूछूं, अवैस भाई आपने ये लिया हुआ है, मुझे बताइए कैसी चीज है, यार गुड है, क्योंकि मेरा आपके साथ रिलेशनशिप है, मैं तो आंखें बंद करके वो चीज लूंगा, यार अवैस भाई ने कहा। जब मैं वो चीज लेकर मुझे भी खुशी, मैंने कहा अवैस भाई आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया। अच्छा, इसी बात को लेकर याद आपको हम लोग कन्वर्सेशन जब पॉडकास्ट शुरू नहीं हुई थी, हम लोग कहते थे एडवाइजरी के ऊपर बात कर रहे थे, तो So I would love to do that as well कि भाई आप जो है इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, तो मैं जिस तरह आपने कहा था यार एक बंदा पकड़ लो, ठीक है ना, और उसको ट्रस्ट करो कि यार इसको बिजनेस चलाना आदत कर लो। When you know how to invest, why can't I just give you the money और आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट करके मुझे देते रहे? नहीं, हम ना एडवाइजरी, हमारे पास एडवाइजरी लाइसेंस लास्ट ईयर भी था। मैं अगेन बता दूं कि एडवाइजरी के लिए SECP से आपको लाइसेंस होना पड़ता है। एडवाइजरी जब तक आपको SECP लाइसेंस ना आप नहीं दे सकते। हम समहाउ प्लेटफॉर्म बिल्डिंग भी लगे रहे कि सरमाइड और पीके को बेहतर कर दो, जर को बेहतर कर दो। आई थिंक नाउ वी गॉट ऑल द टूल्स अवेलेबल जिसके थ्रू मैं स्केल करके एडवाइजरी की सर्विस दे सकता हूं। बाय दैट एडवाइजरी मींस एग्जीक्यूशन एज वेल? नॉट एग्जीक्यूशन नहीं है फिलहाल। एडवाइजरी मींस कि जिस तरह मैंने जर का प्लेटफॉर्म बना दिया, नाउ आई कैन क्रिएट माय ओन सोलो कि यार ये आपके पोर्टफोलियोज होने चाहिए डिफरेंट रिस्क कैटेगरी के ऊपर। I've got the whole team available जो कि आपके साथ 1-to-1 सेशन करके आपके ऑब्जेक्टिव को समझे and then recommend कि आपके लिए बेहतर क्या है। It's not about stock market alone. So, but you will not be a fund manager. I will not be a fund manager. I will. It's just an advisory. We are not basically. हम आपके पैसे अपने पास नहीं रखते हैं। हम आपके पैसे किसी भी ब्रोकर के पास है,
हम सिर्फ आपको एडवाइजरी की सर्विस दे रहे हैं कि आपने क्या करना है। इसका फर्क बता दें लोगों को कि एक एडवाइजरी क्या होती है और एक फंड मैनेजर या उसका रोल वगैरह क्या होता है। फंड मैनेजर इज बेसिकली जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड है कि जहां पे जिसका लाइसेंस हो तो आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। इसी तरह जो ब्रोकर होता है वो स्टॉक मार्केट में PSX के थ्रू आपको SECP से लाइसेंस मिलता है, जिसके थ्रू आप ब्रोकरेज की सर्विस, इसका मतलब ये है कि आपने पैसे डिपॉजिट किए ब्रोकर की ऐप पे जाके या ब्रोकर की कंसल्टेशन जो भी है आपने जाके पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में अपने स्टेक लिया। एडवाइजरी इज कि आप कहीं पे भी अकाउंट ओपन कर लो, हम आपको बताएंगे यार इतने परसेंटेज आपको यहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए, इतना परसेंटेज आपको वहां पे इन्वेस्ट होना चाहिए। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। इफ योर ऑब्जेक्टिव इज कि यार मैंने 10 साल में वो होना है तो मे बी आपकी स्टॉक मार्केट पे एक्सपोजर ज्यादा होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि नहीं यार मैंने अपना पैसे भी आराम से पैसे बिल्ड करने हैं और मैंने ज्यादा रिस्क नहीं भी लेना, रिस्क की डेफिनेशन अगेन वही होगी कि वॉलेटिलिटी को कम करना है और नॉन उस पर ज्यादा हो। मे बी आपका ऑब्जेक्टिव हो कि मैंने यार घर का रेंट इतना आता है तो उसके अगेंस्ट मैंने अपना रेंटल इन्वेस्ट करके निकालना है। मे बी आप एम्प्लॉई हैं और आपका इतना ज्यादा टैक्स कट रहा है तो हम एज ए एडवाइजर आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, अपने टैक्स को कम कैसे करें। तो वो सारी चीजें उसका पार्ट होंगी। और मैं चाहता ये नहीं हूँ कि नॉर्मली क्या होता है ना, एक व्हाट्सएप का ग्रुप आ जाता है बस उस पर कॉल्स अगर होती है। आई वांट इट टू बी ए two-way डायरेक्शन सॉर्ट ऑफ थिंग। इवन इफ यू आर टेकिंग माय सर्विस वी शुड रिस्पॉन्ड बैक और आपको लिए हम रीचेबल हो ताकि हम आपको गाइड कर सके यार आप सही करें। मैंने एक चीज देखी है, लॉट ऑफ डॉक्टर्स डोंट हैव टाइम टू स्टडी, दे डू हैव लॉट ऑफ मनी बट दे डोंट हैव टाइम। वो कहते हैं जब हम ICU में बैठे तो हमें क्या पता मार्केट में क्या चल रहा है। So now we need to come up with something कि यार जहाँ पे आपको ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, these are the asset classes जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। रेस्ट we can basically help you out कि आपको कैसे करना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक एक और बड़ा सिग्निफिकेंट फर्क इसके अंदर कंसल्टेशन फीस का भी होगा। सो जब आप सर्विसेज के अंदर आ रहे हैं या फिर अगर आप एडवाइजरी में जा रहे हैं देयर इज अ फिक्स्ड फी ओवर देयर, बाकी तो ब्रोकरेज कमीशन वगैरह जो आपने देने हैं। व्हेन यू रनिंग अ फंड तो फिर वो आपका लिमिटेड पार्टनर अलग आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका जनरल पार्टनर अलग आ जाएगा, एंड देन ऑब्वियसली एक उसके अंदर से कमिटमेंट भी होगी ना कि यार आप एटलीस्ट 20% का गेन देंगे ईयर ऑन ईयर। अगर ये मीट हुआ तो फिर उसके प्रॉफिट के ऊपर से शेयरिंग होगी। हमारे केस में हमने बहुत सिंपल रखा हुआ है क्योंकि हम प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म में उनकी नैब के अंदर जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी मैनेजमेंट फी चार्ज करती है, ब्रोकरेज में आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आप कॉस्ट पे करते हो। हमारा तो काम आपको प्रॉफिटेबल करना है। तो हमारी अपफ्रंट एक कॉस्ट होगी जिसके अंदर मे बी हमारी सारी सर्विसेज इंक्लूसिव होंगी और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमने आपको प्रॉफिटेबल कैसे करना है। आपको काफी ज्यादा टाइम ना लोगों ने सही चीज ली होती है लेकिन उनको अगेन वही होता है कि थोड़ा सा नीचे जाता है, उनको ट्रस्ट ही नहीं होता कि कहीं और नीचे ना चला जाए। मे बी एक थपकी हम देने या तुमने बिल्कुल ठीक लिया है, इस पे घबराना नहीं है, दिस इज अ गुड कंपनी बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग। ठीक है, यू नीड टू कीप इन्वेस्टेड। इट्स नॉट अबाउट यार मैं जो कह रहा हूँ ना वही तुमने करना है। मे बी मैं अगर आपको कह रहा हूँ सिस्टम्स लो और आपके पोर्टफोलियो में A-Link है, मैं कहूंगा नहीं यार A-Link भी अच्छी कंपनी है, आपको उसको निकालना नहीं चाहिए। सिस्टम भी ठीक है लेकिन आपने भी ठीक ली हुई है। सो वो ना बाई डायरेक्शनल में करना चाहता हूँ। इट शुड नॉट बी वन डायरेक्शनल, इट शुड बी बाई डायरेक्शनल और इट विल बी अपफ्रंट फीस क्योंकि हमारा दूसरी एसेट क्लासेस से कोई इसमें वो नहीं होगा। सही। एक थोड़ा सा जो सवाल जो काफी सारे लोग जो प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने मेरे से कहा कि यार ये लाजमी पूछना, अब पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, बट अभी भी लोगों के दिमाग में आता है कि भी जो स्टॉक मार्केट है ठीक है उसके अंदर से एक एलिमेंट जो है वो नॉन इस्लामिक है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो ओके है, बट वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेडिंग है ना वो नॉन इस्लामिक है। What's your take on that? देखिए ट्रेडिंग ना सेटलमेंट की वजह से होता है ना। बाइनेंस पे जिस तरह 0 डे पे सेटलमेंट होता है तो इफ यू बाय एंड सेल एनीथिंग तो वो नॉन शरिया पे नहीं आता until unless कॉइन नॉन शरिया के उसके ऊपर हो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अभी भी 2 दिन का सेटलमेंट है। 2 दिन के सेटलमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने कंपनी A बाय की है और मैं अभी इसको सेल कर देता हूँ, इट्स नॉट परमिसिबल इन द सेंस कि इट्स नॉट सेटल्ड, इट्स नॉट योर कस्टडी। तो जो चीज आपकी कस्टडी में नहीं है उसको सेल कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, बट इफ यू आर होल्डिंग ए कंपनी फॉर लॉन्गर देन 2 डेज तो वो ऑटोमेटिकली अगर वो शरिया कंप्लाइंट की प्रिंसिपल्स पे पूरा उतरती है, पूरा एक इंडेक्स बना हुआ है KMI का कि ऑल इस्लामिक कंपनी स्टॉक मार्केट पे एक शरिया बोर्ड है जो कि बैठ के देखता है कि इस्लामिक प्रिंसिपल के ऊपर कौन कौन सी कंपनीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनियां शराब दे रही हैं, वो डेट वाली चीज को भी देख लेती हैं और वो सारी चीज होती हैं। और जब वो कहते हैं कि यार ये कंपनी सारी प्रिंसिपल्स के ऊपर है तो वो एक अलग इंडेक्स के ऊपर है जो कि ऑल स्टॉक मार्केट में इस्लामिक कंपनीज है। तो अगर उसके ऊपर है और उस इस्लामिक कंपनी पे आपने इन्वेस्ट किया और 2 दिन से ज्यादा आपने रखा हुआ है
तो देयर इज नो हार्म इन बेसिकली इन्वेस्टिंग दोस कंपनी। मैं जैसा कह रहा हूँ ना, ETFs हैं, ETF में एक फंड मैनेजर बैठा है, मीजान ETF है, महाना ETF है। इस ETF में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दे इंश्योर द कंपनीज व्हिच दे आर इन्वेस्टिंग आर ऑल इस्लामिक, एंड इफ यू आर बेसिकली, जैसा मैं कह रहा हूँ ना, पहली दफा आप आए और आपने लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो ETF इज द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल। तो ETF भी तो डेली ट्रेडिंग कर सकता है ना? अगर आप करेंगे तो अगेन नॉन शरिया पे आ जाएगा। अगेन आइडिया ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो वो शायद एक दिन नहीं होगी, वो शायद 2 दिन से तो मिनिमम ज्यादा होगी। और मैं जिस चीज को ज्यादा कहता हूँ, देखें हम सारों को ना ये जो पिछले 2 साल गुजरे हैं वो कहते हैं ना, या तो आपको धोखा खाने से अकल मिलती है या आप उस पर्टिकुलर इवेंट से निकले। तो अब हमें एटलीस्ट ये अकल आ गई है कि यार पैसे को पैसे में रखना सबसे बड़ा लॉस है, हमारा कोई स्टेप ना उठाना हमारा सबसे बड़ा लॉस है। ठीक है, हमें ये चीज देखनी चाहिए। मेरे बच्चे छोटे हैं, ठीक है, मैं 20 साल पहले जो एजुकेशन कर रहा था वो शायद 36,000 रुपए सेमेस्टर थी, तब भी हम रोते थे यार इतनी महंगी एजुकेशन है। आज मेरा बच्चा प्रेप में है, उसकी उससे भी एक्सपेंसिव एजुकेशन है। बाय द टाइम वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, आज वही यूनिवर्सिटी 2 लाख रुपए चार्ज करी सेमेस्टर का, जो मैं 36,000 रुपए दे रहा था। मेरे बच्चे ने अगर 12 साल बाद अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको क्या लगता है वो 2 लाख रुपए लेगी? वो करेगी तो 3-4 लाख रुपए से ऊपर ही। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, आज के दिन आप सेव कर सकते हैं, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। आपके बच्चे की जो एजुकेशन 10 साल बाद होनी है, इवन 5 साल बाद होनी है, आप उसको ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें जो कि ग्रो हो रहा हो। ठीक है, तो जहां पे ट्रेडिंग आती है ना, ट्रेडिंग मैं कभी इस तरह रिकमेंड नहीं करता until unless you got the right knowledge of having the understanding where to enter, where to exit, but you need to start looking at investment of building your wealth. Wealth की definition ये नहीं होती कि मैंने 10% का प्रॉफिट कर दिया तो मेरी वेल्थ बन गई। हमेशा ट्रेडिंग और उसमें ना लोगों को समझ नहीं आती है, एक जगह से 20% का प्रॉफिट करते हैं, दूसरी जगह से 10% का लॉस कर देते हैं, तीसरी जगह से फिर 10% का लॉस करते हैं, नेट पे वहीं खड़े होते हैं। यहाँ पे कंपनीज हैं 5-5 साल तक वजह, मैंने कहा ना निजाम बैंक मैंने रखा है, उसने उतने पैसे वापस कर दिए जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी। अगर मैं निजाम बैंक को अगले 11 साल तक रखता हूँ और वो 10x ऑफ द टाइम डिविडेंड दे देता है, और प्लस उसकी इन्वेस्टमेंट से मेरा बच्चा फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी की 4 सेमेस्टर की फीस निकल आती है, इससे बेहतर चीज क्या है? तो लोगों को ना एवेन्यूज को इस तरह देखना चाहिए कि इनके मसलों को हेल्प कैसे करेगी। आपका रेंटल आ रहा है, रेंटल पे है, आपने इन्वेस्ट करके पैसे कैसे बनाने हैं, आपने घर बनाना है, आपने इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसे कैसे बना के घर ले लेना है, आपने बच्चों की एजुकेशन करनी है, आपने इन्वेस्ट करके बच्चों की एजुकेशन को सिक्योर कैसे करना है, ये सारे एवेन्यूज हमारे सामने, हम कभी इसको प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेड में देखते हैं। मुझे बताएं, आप थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, आप लोग एआई को इस्तेमाल करें, जीपीटीज वगैरह बना रहे हैं अपने, ताकि लोग जो है कोई उसके ऊपर कन्वर्सेशनल कर सकें इसके ऊपर? नहीं, अभी हमारा टारगेट है कि पहले डाटा सारे ले आए। अभी हमने जो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर रहता है सिंपल एनालिटिक्स की, अभी उसमें एआई की कोई चीज नहीं है। सही है, जहाँ पे जो ज़र के ऊपर जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, जहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट ने 4% का प्रॉफिट किया, द होल आइडिया ऑफ ज़र इज कि आपको स्टैंड अलोन तरीके से प्रॉफिटेबल कैसे करना है, नॉइज से निकल के आपने अपनी वेल्थ को क्रिएट कैसे करना है। ये तो मेरी लाजमी आपको एडवाइस होगी, आप जीपीटी से लाजमी बना लें। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन हैविंग अ कन्वर्सेशन। तो वो जो आपका पोर्टफोलियो बन रहा है ना, वहाँ ज्यादा डाटा होगा ना तो हम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अभी के टाइम पे ना मंथली बेसिस पे सिर्फ रिव्यू करके आपको बता रहे हैं, मे बी 3-4 महीने से हम सॉर्ट ऑफ एआई वो करेंगे, भाई आपसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट सही नहीं हो रही, आप म्यूचुअल फंड को क्यों नहीं पैसे देते, आपसे इन्वेस्टमेंट सही नहीं हो रही, आप ईटीएफ को पैसे क्यों नहीं देते। देखिए एट द एंड ऑफ द डे ना ये ईगो मैंने निकालनी है अपने आप से कि मैं खुद ट्रेड करके ही पैसे बना सकूं। मेरे से बेहतर कोई म्यूचुअल फंड है तो मैं उसको क्यों नहीं पैसे देता, मेरे से बेहतर ईटीएफ है मैं उसको पैसे क्यों नहीं देता। जब तक डाटा नहीं होगा ना हम आपको डिसीजन वो नहीं कर सकते। सरमाया.pk का ये जो ज़र का प्लेटफॉर्म है ना, ये लोगों को प्रॉफिटेबल करने के लिए, इट्स नॉट एन ट्रांजैक्शनल सिस्टम, इट्स एन एनालिटिकल सिस्टम। एनालिटिकल सिस्टम का पर्पस ये है कि लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, टॉप 5 पिक्स बता दें आप स्टॉक्स की। आई थिंक मैं ये बताऊंगा कि ETF इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। ETF कहने को तो मुझे IT कंपनी ज्यादा अच्छी लगती हैं लोगों को। मुझे एक दफा याद है कि पेशावर का एक बंदा था, उसने मुझे मैसेज किया कि यार मैंने 70 लाख रुपए इन्वेस्ट किए सिर्फ आपकी यूट्यूब की वीडियो से, और मैंने ये देखे 40 लाख रुपए का प्रॉफिट किया और ये 8 लाख रुपए का मुझे डिविडेंड आया, एंड आई वाज सो हैप्पी। तो उसमें से एक कंपनी थी जो कि परफॉर्म नहीं की थी, वो थी सिस्टम्स। तो मैं वीडियोस में काफी दफा कह चुका सिस्टम इज अ गुड कंपनी, 400 रुपए की है, ले सकते हैं, ले। तो वो ना कहीं वो उसके अलावा सब कुछ चल गया जो मैं बता रहा था। तो मैंने कहा वो उसने मैंने बस मुझे ये बता दे कि व्हाई डू यू प्रेफर सिस्टम ना क्या। मैंने कहा देखो डॉलर में कमाते हैं, रुपए का एक्सपेंस है, ग्रोइंग कंपनी है, इतनी डिफरेंट जगह पे जा रही है, तो आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अच्छा क्या हुआ कि उसके 2 महीने बाद ना 3 हफ्ते के अंदर ही सिस्टम 400 रुपए से 600 रुपए पे चला गया, यानी उसके 3 महीने में 50%। सो मुझे ज़हन में था, मैंने कहा देखा, मैंने कहा था ना सिस्टम इज अ गुड कंपनी, इस पे इन्वेस्ट करके रखो, वो अच्छा परफॉर्म करेगी। सो सभी भी सिस्टम है, इन्वेस्टेड, आर यू स्टिल इन्वेस्टेड? नहीं, भाई मैंने वो सेल कर दिया था।
मैं जो मर्जी कह दूं, लोगों को समझ नहीं आएगी, लोग पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि होल्डिंग इज द राइट वे ऑफ मेकिंग मोर मनी, ETF इज द राइट वे ऑफ गेटिंग इनटू द मार्केट। ETF में ऑटोमेटिकली आपको इंडेक्स भी मिल जाता है, कंपनी भी मिल जाती है। So any specific ETF? इस्लामिक है तो उसमें मीजान ETF एंड महाना ETF, आई थिंक बोथ आर गुड। आप उसको अगर कंपेयर करेंगे स्टॉक मार्केट के साथ, आप देखेंगे इंडेक्स और ETF और इंडेक्स दोनों ने कंपैरेटिवली उतना ही रिटर्न दिया है। सो अगर आप लोग पैसा बनाना चाहते हैं तो बेहतर है कि वो 16-17 रुपए का आज की डेट पे उसकी प्राइस है। 500 रुपया भी करेंगे तो 8,500 है। एक शेयर भी आप ले सकते हैं 17 रुपए का। इट्स नॉट अबाउट कि आपने लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। So, इनडायरेक्टली आपने बता दिया सिस्टम्स के अंदर डाल दो और फिर उसके बाद ETF में डाल दो, 3 और रह गए। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं जिन कंपनीज में ना, मैंने 5 कंपनीज बताई नहीं है। मैं मारी पेट्रोलियम में इन्वेस्टेड हूँ, मैं सिस्टम में इन्वेस्टेड हूँ, मैं नेशनल फूड में इन्वेस्टेड हूँ, मैं इस पे मीजान ETF में किसी और में था, लेकिन मैं IT वाली कंपनीज में ना, मेरा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये है। अब एक बंदा फॉर एग्जांपल सीमेंट और स्टील की कंपनी में, उसको शायद लक्की सीमेंट बेहतर समझ आती हो, उसको मे बी कोई और सीमेंट की चिराग सीमेंट बेहतर नजर आता हो, कोई स्टील की कंपनी में उसको कुछ और आता हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि जहां भी आप इन्वेस्ट करें ना, जस्ट मेक श्योर कि यू आर इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी व्हिच इज मेकिंग यू प्रॉफिट। और अगेन मैं आखिर में ये बता दूं कि एज ए स्टार्टअप हमारे लिए कितना मुश्किल है ना कि हम एक कंपनी को प्रॉफिटेबल आने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं ना, मुझे 4 साल पहले ज्यादा टफ एनवायरनमेंट था, पैसे कम थे, लोग कम थे, शायद आइडिएशन फेज के ऊपर था। आज मैं कंपैरेटिवली बेहतर स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर है। मैं अगर इसको कंटिन्यू करूंगा 5 साल बाद मैं बेहतर जगह पे हूँ। ये जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, ये 40 साल 50 साल से एग्जिस्ट करती हैं। ये जो हम रिस्की कहते हैं वो हमारे अपने माइंड में वोलेटिलिटी की वजह से रिस्की है, लेकिन एक्चुअली ऑन द ग्राउंड जितना इनका सप्लाई चेन है, जहां जहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं, एज ए स्टार्टअप तो हम कभी भी उसको नहीं पहुंच सकते। और अगेन मेरा मकसद ये था कि एक कंपनी जिसमें हजारों एम्प्लॉइज हैं, और आपको भी पता है कि एम्प्लॉय को इसलिए नहीं रखते कि वो कोई गवर्नमेंट का इदारा हायर कर रहा है। एम्प्लॉय इसलिए हम हायर करते हैं कि वो अपने बिजनेस को और ग्रो करने में हेल्प कैसे करेगा। सो एक एस्टैब्लिश कंपनी जिसमें ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, प्लस आपके IBA LMs के बंदे सारे उधर ही जा रहे हैं, सो दे आर फंडामेंटली ए बेटर वे ऑफ बेसिकली मेकिंग मोर मनी रादर देन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। मुझे तो हमेशा लगता है कि इन्वेस्टमेंट इन अ पैसिव वे इज समथिंग जो हर एक को करना चाहिए। आई थिंक वॉरेन बफेट ने भी इसी तरह की बात की, कहते हैं यार, do you think you'll be ever able to own Apple? या कभी IBM own कर सकते हो? Shares is a way where you can own that company. ठीक है, when you're getting an option, then do buy into it. And when these big companies will start making money, you'll start making money passively anyway. बिल्कुल सही बात है। Like भाई, thank you so much for your time. अगर हमारे पास बात होती, टाइम होता शायद 1-2 घंटे और निकल जाते हैं इसी के अंदर. And we're going to have you on the platform again someday. If you want to give any discount vouchers to anyone या कोड बताना तो वो दे जाएं. And people are feeling. I will share the code with you as well. आप बेशक उसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी कर देना, मैं इसकी बात करूँगा. And the whole idea is, I think मैं सबको यही कहता हूँ कि यार हमें बचपन से अगर सिखाया नहीं गया था ना, इसका मतलब ये ना हमने मरते दम तक नहीं सीखना. मैंने अभी मनी माइंडसेट का YouTube पे कर रहा था, तो एक स्कूल की प्रिंसिपल आई और वो कह रही थी कि हम बहुत डिस्करेज होते हैं जब आप ये कहते हैं यार आप जितना अर्ली स्टार्ट कर लो, तो इसका मतलब है कि 50s के बाद वाले के लिए पॉइंट नहीं है उसको करने के लिए, लेकिन सब एज ग्रुप के लिए रिगार्डलेस के आप उसमें रिटायर हो चुके हैं, आप अभी और मैं यही ब्यूटी है हमारे प्लेटफॉर्म की कि मैं ये नहीं कह सकता यार ये IT वाले लोग हैं ना सिर्फ वो करें, मैं ये भी नहीं कह सकता यार ये जो तुम लो अर्निंग वाली जॉब करें तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी उसके लिए इम्पोर्टेंट है जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा है. मे बी एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें इसका पोटेंशियल नहीं पता, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि मैं अक्रॉस द बोर्ड हमें तो लगता है कि यार ये स्कूल से ही हमें सिखाना चाहिए था कि पैसे को ग्रो कैसे करना है, rather than we work for the money, let our money work for us and make more money. Very aptly said. Thank you, Laik bhai. Thank you. We're going to have you again. Thank you. Thank you guys for listening in, and I hope you guys enjoyed the show. Thank you.